Like, share, subscribe. Target 50 like for next episode. Just 61. जन्म जन्मांतर की भूखी, घर से कॉल, होटल क्रिस्टल एक प्राइवेट रूम जो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस था। व्हाइट एंड ग्रे कॉम्बिनेशन में कमाल लग रहा था। वो रूम एंटीक पीस से डेकोरेटेड था जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। बीच में एक राउंड टेबल थी जिसमें 15 से 30 लोगों की बैठने की जगह थी। तभी प्राइवेट रूम का गेट ओपन होता है और कृति, नैना, लिप्सा, ईशा, ईशान, सीनान, अंश, आरित और काव्यांश एक साथ इंटर करते हैं। यह होटल काव्यांश का था और ये एक 7 स्टार होटल था। ये अपने खाने और इंटीरियर की वजह से बहुत फेमस है और ये रूम काव्यांश का प्राइवेट रूम है जहां पर वो अक्सर आया करता है। उनके रूम में अपनी चेयर पर लीन होने के बाद ही उस होटल का मैनेजर वहां पर आता है। इस वक्त उसके चेहरे पर पसीना की बूंदें चमक रही थी। उसको देखकर लग रहा था वो अपना सारा काम छोड़कर वहां आया है। वो हाफ भी रहा था। उसकी हालत देखकर सब अपना सिर हिला देता है क्योंकि सबको पता था कि ये काव्यांश की मेहरबानी है। कृति अपना मुंह सिकोड़कर हु डेविल कही कि सब लोग पर अपनी रौब झाड़नी है। अपने मन ही मन बोलकर वो अपना मुंह बनाने लगता है। वही उसकी बगल में बैठा काव्यांश उसको ऐसे घूर रहा था जैसे वो उसको कच्चा चबा जाएगा। जब कृति की नजरें उस पर पड़ती है तो हड़बड़ा जाती है और उसको देखकर खिसियानी हंसी हंसते हुए बोलती है, ओह हब्बी, क्या क्या हुआ? आपको कोई प्रॉब्लम है? कृति अपनी मासूम सी आवाज में बोलती है। वही काव्यांश अब भी उसको बुरी तरह घूर रहा था। माय लिटिल वाइफी, तुम्हें नहीं लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो? काव्यांश धीमे से उसके कानों में बोलता है। उसके बाद उस मैनेजर की तरफ अपनी रुख मोड़ लेता है जो उन सभी को ग्रीट करके अपना सिर झुकाकर सावधान की पोजीशन में खड़ा हुआ था। काव्यांश उसको काम के बारे में पूछता है और उसको सबको ऑर्डर लेने को बोलता है। आज सबको ट्रीट थी काव्यांश की तरफ से। सब खुश थे और जम के खाने वाले थे। ईशा अंडस्को, मेरे लिए नूडल, पास्ता, चाउमीन विथ एक्स्ट्रा चिली और एक कोल्ड ड्रिंक। लिप्सा अंडस्को, मुझे दाल मखनी, तंदूरी रोटी, कोफ्ते, मटर पनीर और चावल। नैना अंडस्को, नान, छोले भटूरे, चिकन पनीर, चिकन बिरयानी। नैना के चुप होते ही सीनान, ईशान और कृति दोनों एक साथ बोलते हैं, इन तीनों ने जो बोला है ना वो सब ले आना मेरे लिए। उन तीनों की बात सुनकर सब उनको देखने लगते हैं। सबको अपनी तरफ देखता पाकर ईशान और सीनान चुप हो जाते हैं लेकिन कृति सबको पूरी तरह से इग्नोर करके बोलती है, वो सब लाना, उसके साथ मंचूरियन, डोसा, मोमोज, अग रोल, पानी पूरी, रबड़ी चाट और उसके साथ लास्ट में मीठे में रसमलाई भी सर्व कर देना। अपनी बात बोलकर सबकी तरफ देखने लगती है। सब उसे ही अपनी आंखों में हैरानी लिए देख रहे थे। वही काव्यांश कृति के चेहरे को देख रहा था। उसे पता था वो फूडी है लेकिन इतना उसे आज पता चला था। उसके मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि बीवी तो जन्म जन्मांतर की भूख ही है जो इस जन्म में अपनी भूख शांत कर रही थी। वही ख्याल सिर्फ काव्यांश का ही नहीं था। आरित, अंश, लिप्सा, ईशा, ईशान के मन में भी यही बातें चल रही थी। वही नैना और सीनान शांत बैठे थे क्योंकि उनको पता था कि कृति ऐसी ही है। कब उसका मन होता था तभी वो खाती थी, वरना कोई कुछ भी क्यों ना करके ले वो नहीं खाती थी जब तक उसका मन ना हो। वही बेचारा मैनेजर जो अपने हाथ में पेन और नोटबुक पकड़ रखा था, उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। वो उस वक्त बोलना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन अफसोस कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि अगर वो कुछ बोलता और काव्यांश को पसंद नहीं आता तो उसकी जॉब का आज आखिरी दिन होता। कृति जो सबको देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है और अपनी स्वीट सी आवाज में बोलती है, सब ऐसे हमें क्यों देख रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। हम बता रहे हैं हम अपना खाना किसी को नहीं देंगे। और वैसे भी थोड़ी देर पहले हब्बी ने कहा था ना कि वो आज की ट्रीट खुद दे रहे हैं। जिसको जितना खाना है खा सकता है तो आप लोग खुद के लिए ऑर्डर कर सकते हो। वैसे भी पैसे तो मेरे हब्बी ही देंगे। और तुम, वो अंश की तरफ उंगली करते हुए बोलती है, तुम भी ऑर्डर कर लो। अगर इस बार तुमने हमारा खाना छीना ना, वो अपनी हाथों की मुट्ठी बंद कर दिखाती है, तो देख लेना तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे हम। वही काव्यांश अपनी भोली बीवी को देख रहा था जो कुछ ही महीने उसके साथ रहते हुए उसकी बोली बोलने लगी थी। अंश उसको देखकर बोलता है, अरे मैं ऑर्डर कर रहा हूं ना, तुम क्यों इतना भाग कर रही हो? बोलकर मैनेजर को अपनी पसंद का फूड बता देता है। आरित और काव्यांश भी ऑर्डर करते हैं। वो बेचारा मैनेजर उन सब का ऑर्डर लेके जाता है और आधे घंटे में उनका ऑर्डर आ जाता है और इस आधे घंटे में उसके कान पक चुके थे स्ट्रेंजर की तारीफ सुनकर, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर मौजूद लोग सिर्फ उसकी तारीफ कर रहे थे।
सिर्फ 3 लोगों को छोड़कर, और वो थे आरित, अंश और काव्यांश थे। वही कृति को कुछ वक्त पहले ही पता चल गया था कि काव्यांश ही स्ट्रेंजर है, लेकिन वो उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। सब अपनी ही बातों के बिजी थे और खाना लग चुका था। तभी वहां पर काव्यांश की कड़क आवाज सुन सब लोग अपनी खाना शुरू कर देता है। काव्यांश कृति को देखता है, जो अपनी ललचाई नजरों से खाने को देख रही थी और कंफ्यूज हो रही थी कि आखिर वो सबसे पहले खाए किसको। काव्यांश उसको इस तरह से सोचता देखकर स्माइल करता है। उसके बाद सबसे पहले उसको अपनी तरफ मुंह करता है, उसके बाद उसको खिलाना शुरू करता है। काव्यांश बड़े प्यार से कृति को खिला रहा था। वो कभी रोटी खाती तो कभी पास्ता, तो कभी कुछ तो कभी कुछ और। सब लोग प्यार से उन दोनों की तरफ जी देख रहे थे। अब सब लोग का खाना हो चुका था और लास्ट डिजर्ट बचा हुआ था जो काव्यांश ने ऑर्डर किया था। सब ने उसको खत्म किया और घर के लिए निकलने लगे। सब अपनी जगह से खड़े हो चुके थे और काव्यांश भी अपने फोन पर देखते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे जैसे ही एहसास होता है कि कृति उसके साथ नहीं चल रही है, तो वो पीछे पलट कर देखता है तो कृति अपनी सीट पर ही बैठी हुई थी। काव्यांश उसको देखकर बोलता है, लेट्स गो माय लिटिल वाइफी, हम लेट हो रहे हैं। काव्यांश की बातों का जवाब कृति अपने दोनों हाथ हवा में उठा कर देती है, जिसका साफ मतलब था कि वो उसको अपनी गोद में उठाए। काव्यांश उसको देखकर एक गहरी सांस खींचता है और उसकी तरफ बढ़कर अपनी गोद में उठा लेता है। उसकी ये शैतान बीवी पहले से ज्यादा शैतान हो चुकी थी और आलसी भी उसके लाड़ प्यार ने उसको पूरी तरह से बिगड़ दिया था। वो पूरी आलसी बिल्ली बन चुकी थी। वो अब उसको क्या ही बोलता, आखिर आदत भी तो उसने ही लगवाई थी। कुछ देर बाद सब लोग कपूर विला पहुंच और सब लोग लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। सर्वेंट सबको पानी दे रहे हैं। कुछ देर सब वह से उठकर रूम में चले जाते हैं और काव्यांश भी कृति को लेकर बढ़ जाता है। अगली सुबह काव्यांश कृति को अपनी बाहों में लेकर सुकून से सोया हुआ था। उन दोनों के चेहरे पर सुकून पसरा हुआ था। पूरे रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। उस सन्नाटे को चीरते हुए फोन रिंग करने लगता है और उस सन्नाटे को भंग कर देता है। वही कृति और काव्यांश को भी डिस्टर्ब भी कर गया था। हब्बी देखो ना, फोन रिंग कर रहा है। उद्धरण चिन्ह कृति अपनी उन्नीदी आवाज में बोलती है। वही काव्यांश अपनी आंखें खोलकर पहले कृति के चेहरे को देखता है, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो झुककर उसकी माथे को चूमता है और अपनी सॉफ्ट सिडेक्टिव वॉइस में बोलता है, गुड मॉर्निंग जान। कृति उसकी आवाज सुनकर मुस्कुरा देती है और वो भी बोलती है, वेरी गुड मॉर्निंग हब्बी, बोलकर उसके लबों को शांत कर देती है। तभी फोन एक बार और रिंग करता है और जल्दी से फोन को देखता है, जिसमें मॉम सो हो रहा था। वो जल्दी से कॉल अटेंड करता है। कुछ वक्त बात करने के बाद वो कॉल कट कर देता है। कृति को देखकर बोलता है, बीवी आज मॉम ने हम सबको घर बुलाया है। कृति उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। डाइनिंग टेबल सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। साथ सब अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। नैना, लिप्सा, ईशा, ईशान और सीनान और अंश कॉलेज के लिए जाते हैं और आज काव्यांश के साथ कृति उसके ऑफिस जा रही थी क्योंकि आज उसको कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। कुछ देर बाद वो आरित के साथ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज में सब लोग अपनी क्लास में थी और वही कॉलेज के एक खाली कॉरिडोर में नैना और अंश खड़े हुए थे। नैना अंश को घूर रही थी और वही अंश उसको समझने की कोशिश कर रहा था। अंश अंडस्को, प्रिंसेस आप समझ क्यों नहीं रही है? आपकी जरूरत है, वहां पर सबको आपका इंतजार है। नैना अंडस्को, आप लोग समझ क्यों नहीं रही है? ना मेरा आपसे कोई रिश्ता है, ना उनसे, इसलिए मुझे परेशान करना छोड़ दीजिए। अंश अंडस्को, प्रिंसेस आपके बोलने से आपका और हमारा रिश्ता खत्म नहीं हो जाता है। आप समझ क्यों नहीं रही है? सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी याद में वो कितना तड़पती है आपको पता भी नहीं है। हम मानते जो हुआ है उसमें आपको गलती नहीं है, तो आप क्यों खुद को और हमको सजा दे रही हो? आपको पता है ना कुछ वक्त बाद वहाँ क्या है? और बाबा सा ने बोला है इस बार आपको आना ही होगा। अपनी बात बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है और पीछे छोड़ जाता है नैना और उसके आंसू को। नैना वहीं पर दीवार के सहारे खड़े हो जाती है। उसने जो आंसू थाम कर रखे हुए थे अब वो अपनी सीमा की बांध को तोड़कर बह रहे थे। ऑफिस दोनों ही ऑफिस में बैठे हुए थे। काव्यांश को अभी मीटिंग में जाना था। वो कृति को अपनी चेयर पर बिठाकर बोलता है,
बीवी ये से कहीं मत जाना। और हाँ, कुछ चाहिए हो तो मैं 2 फीमेल एम्प्लॉय को बोल दूंगा, वो यही रहेंगी, तुमको जो चाहिए वहीं पर मंगवा लेना, ठीक है। कृति उसकी बातों में हाँ मिलती है। काव्यांश उसके होठों को चूमने लगता है और बाहर चला जाता है। कृति भी उसको पीछे से देख स्माइल कर रही थी। उसके चेहरे पर लाली छाई हुई थी। उसके पीछे ही 2 फीमेल एम्प्लॉय आ जाती है। दोनों ही कृति को विश करती है। 62 कृति रॉक, काव्यांश शौक, होलिका दहन, कपूर एम्पायर। कपूर एम्पायर के सामने 3 BMW आकर रुकती है। उसमें 2 कार से कई सारे ग्रे कलर के बॉडीगार्ड निकलकर बाहर आते हैं और उसके साथ ही एक लड़की बाहर निकलती है जो दिखाने में खूबसूरत लग रही थी। उसका ड्रेसअप देखकर लग रहा था वो एक सेक्रेटरी है। उस लड़की ने एक शॉर्ट स्कर्ट विथ वाइट शर्ट पहन रखा था। उसके स्मोकी मेकअप किया हुआ था। उसके होठों पर एक स्माइल के साथ न्यूड लिपस्टिक थी। वो जाकर जल्दी से पीछे वाली कार के गेट ओपन करती है। उसके डोर ओपन करते ही एक ब्लैक हाई हील निकलती है जो उसके गोरे लंबी पतले पैर को और आकर्षक लग रही थे। उसके बाद उसका दूसरा पैर बाहर आता है। उसके बाद वो पूरी बाहर आती है। ब्लैक मनी ड्रेस जो उसके घुटनों के ऊपर थी, उस पे हैवी मेकअप, रेड मेड लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल। वो लड़की कहाँ ढा रही थी। वो अपने चेहरे पर एक गुरूर लिए बिल्डिंग के अंदर जाने के रास्ते पर चली जाती है। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड और उसकी असिस्टेंट भी चली जाती है। तो ये है मिस निशा जायसवाल, जो जायसवाल इंडस्ट्री की अकेली मालकिन है और ये बहुत वक्त से काव्यांश के पीछे पड़ी हुई है, उसके प्यार में पागल है। जो भी लड़की काव्यांश पर अपनी नजरें डालती है या फिर उसको सिड्यूस करने की कोशिश करती है, वो अगले दिन कहाँ गायब हो जाती है किसी को नहीं पता। और इन सब की मेहरबानी मिस निशा की वजह से है। सब लोग उसको जानते थे क्योंकि कपूर एम्पायर काफी समय से जायसवाल कंपनी के साथ काम कर रही थी, जिस वजह से उसको कोई नहीं रोकता है और सबको यही लगता था कि निशा ही फ्यूचर मिसेज कपूर है। मिस निशा अपनी फुल एटीट्यूड लिए काव्यांश का केबिन की तरफ बढ़ जाती है। वहां पर जैसे ही पहुंचते हैं, सब बॉडीगार्ड अपना सिर झुकाकर उसको अंदर जाने दे देता है। निशा अपनी चेहरे पर डेविल स्माइल लिए केबिन के अंदर जाती है और अंदर का नजारा देखकर उसके चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। कृति काव्यांश के चेयर पर बैठी हुई थी और वो 2 एम्प्लॉय उसके पीछे भाग रहे थे। तीनों को देखकर पता चल रहा था कि वो लोग खेल रहे हैं। कृति उनके ऊपर कुछ ना कुछ फेंकती जा रही थी। केबिन का नाराजा देखकर फिलहाल मुझे किचन का कबाड़ा याद आ रहा था। सारा सामना बिखरा हुआ था। उसके साथ ही खाने की प्लेट, चिप्स, कुरकुरे के पैक भी इधर से उधर पड़े हुए थे। वही कृति के चेहरे पर चॉकलेट सॉस लगा हुआ था जिसमें मैं बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। तभी एक तेज आवाज उस केबिन में गूंजती है। कृति और वो दोनों जो कृति के पीछे भाग रही थी, इतनी तेज आवाज सुनकर अपनी जगह पर थम जाते हैं। स्टॉप दिस नॉनसेंस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काव्यांश की केबिन में आने की, और क्या हाल बना रखा है केबिन का? निशा अपनी कड़क आवाज में बोलती है। कृति उसके तरफ देखकर बोलती है, जी आप कौन? प्रश्नवाचक चिन्ह। कृति का सवाल सुनकर निशा के तन बदन में आग लग गई थी, क्योंकि वो कृति को बहुत अच्छे से जानती थी और जाने भी क्यों ना, आखिर कृति के वजह से ही तो उसकी लाइमलाइट छीन गया था जब कृति फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। तो उस वक्त निशा भी उसी कॉलेज की अपनी मास्टर डिग्री कॉमर्स कर रही थी और उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर था और वो कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी। लेकिन कृति के आने के बाद उसका वो टाइटल कृति को मिल गया और कॉलेज की सब लड़के जो निशा के ऊपर ट्राई किया करते थे, वो सब अब कृति पर ट्राई करने लगे। लेकिन अफसोस उनके हाथ ना कृति आए और वो उसके चक्कर में निशा से भी हाथ धो बैठे। वो अपनी ख्यालों में ही खोई थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो आग बबूला हो जाती है। अरे वो आंटी, आप कहाँ खो गई? मैंने आपसे पूछा, क्या आप मुझे जानती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। कृति अपने चेहरे पर मासूमियत लिए अपनी स्वीट सी आवाज में बोलती है। वही निशा उसके मुंह से अपने ले आंटी सुनकर बोलती है, यू बीच तुमने मुझे आंटी कहा? मैं सिर्फ तुमसे 5 साल बड़ी हूँ। निशा अपनी सफाई में दांत पीसते हुए बोलती है। जब वो नजरें उठाकर सब को देखती है तो वो चारों उसी को देखकर मुंह दबाकर हंस रहे थे। वही कृति जब अपने लिए गाली सुनती है तो उसका जबड़ा कस जाता है और वो अपनी लाल आंखों से उसको बोलती है, मिस बूढ़ी आंटी, आप जो भी हो, आपका नाम जो भी, अपनी जबान सोच समझ कर खोलो, वरना आगे कुछ बोलने के लिए क्या पता तुम्हारे मुंह में जबान हो या ना हो।
कृति अपनी कड़क आवाज में बोलती है। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। वही निशा अपने आप को यूं बार बार बांटती। और अब तो हद ही हो गई। अब ये पिद्दी सी लड़की उसको बुली भी बोल रही है। ये उसके बर्दाश्त के बाहर था। वो उसको अब छोड़ने वाली नहीं थी। वो उसके ऊपर जैसे ही झपटने के लिए आगे बढ़ी। उसके आगे पहले में वो दो एम्पायर का नाम बता दो। एक का नाम जिया था और दूसरी का नाम सिया था और वो दोनों जुड़वा बहनें थी। जिया उसके आगे अपने पैर अड़ा देती है और वो हाई हील की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाती है और आगे धड़ाम की आवाज से मुंह के बल नीचे गिर जाती है। वही उसकी असिस्टेंट अपने चेहरे पर शौकन नजरों से उसको देख रही थी। उसको समझ नहीं आया था कि उसके मैडम के साथ आखिर हुआ क्या। वही कृति जिया सिया तीनों की हंसी पूरे केबिन में गूंज उठी थी। तीनों की हंसी की आवाज सुनकर असिस्टेंट अपने होश में आती है और वो निशा को उठाती है। निशा का चेहरा देखने से उसकी आंखें सिकुड़ जाती है और आंखें खूनी लाल हो जाती है। वो एकटक उसको देखकर फिर से कृति की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो उसको छू भी पाती उसके पहले ही वो एक चीख के साथ वो फिर से जमीन पर गिरी हुई थी। उसके पीछे खड़ी उसकी असिस्टेंट भी अब तक उसकी चपेट में आ चुकी थी, क्योंकि उसके पीछे ही खड़ी थी और जिया ने निशा को कृति के ऊपर हमला करने से पहले ही उसका हाथ मरोड़ के सामने की ओर धक्का दे देती है और वो मुंह के बल गिर जाती है। दोनों ही दर्द से कराह रहे थे। दिस इज नॉट फेयर यार, तुम लोग तो मुझे मौका ही नहीं दे रहे हो। अपनी बात बोलकर कृति अपना मुंह बना लेती है। वो इस वक्त सारी दुनिया की मासूमियत अपनी चेहरे पर ला लिया था। वही उसकी बात सुनकर जमीन पर पड़ी निशा और उसकी असिस्टेंट भी अब गुस्से में आ चुकी थी और निशा का सब्र का बांध भी टूट चुका था। वही अनजान जगह, आज वो जगह जो हमेशा अंधेरों में घूम रहता था, आज वो लाइटों से चमक रहा था और सब तरफ चहल पहल थी। खो भी क्यों ना, आज कितने सालों बाद ही तो वो विला खुला हुआ था और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था, क्योंकि आज होलिका दहन था और आज होलिका माँ को जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत को प्रदर्शित करती है। वहाँ पर बहुत से मेहमान थे और वो शख्स जिसकी उम्र मिडिल एज थी, वो अपनी चिल जैसी नजरों से चारों तरफ देख रहा था। तभी उसके सामने उसका असिस्टेंट आता है और वो दोनों कुछ बात करते हैं और कुछ वक्त बाद ही वो लोग होलिका के सामने खड़े थे। कपूर एम्पायर काव्यांश अपनी रॉयल यूरोपियन कस्टम मेड सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी नजरें अपने सामने खड़ी कृति जिया सिया पर थी, जो नजरें झुकाए खड़ी थी जैसे उन तीनों ने कोई जुर्म किया हो और अपनी सजा का इंतजार कर रहे हो। काव्यांश कुछ देर पहले की बात याद करने लगता है। जब वो केबिन में अपना मीटिंग खत्म करके आया तो उसके पैरों पर निशा और उसकी असिस्टेंट डोर ओपन के साथ गिरी थी। वो अपनी कंफ्यूज नजरों से उन दोनों को ही देख रहा था। तभी उसकी नजरें सामने हाफ रही कृति पर जाती है। वही निशा और उसकी असिस्टेंट अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। काव्यांश कृति को देखकर अपना सिर हिला देता है और उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है। बीवी टेल मी, क्या हुआ यहाँ पर? प्रश्नवाचक चिन्ह। काव्यांश अपनी सर्द आवाज में बोलता है। उसकी आंखें बंद थी। उसने अपना सिर सोफे के हेड से टीका रखा था। वो अपनी बात का जवाब नहीं पाता है तो अपनी आवाज में अब पहले से ज्यादा सख्ती से बोलता है, टेल मी बीवी। उसकी आवाज सुनकर वो तीनों ही सकपका जाती है और किसी रट्टू तोते की तरह जो हुआ वो सब बताने लगती है। काव्यांश उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। वो उसकी सारी बातें समझ भी रहा था। तभी काव्यांश बोलता है, बीवी पूरी बात बताओ। उसकी बात सुनकर कृति अपने दांतों तले अपनी जीभ काट लेती है और बोलती है, वो हब्बी बहुत दिन से हाथ साफ नहीं किया था, ना तो बस थोड़ा सा साफ कर लिया, और वैसे भी वो बूढ़ी आंटी ना मुझे गाली भी दी तो मैं उसकी ऐसे कैसे छोड़ती, बस इसलिए थोड़ा सा वार्म अप हो गया। कृति ये सब बहुत मासूमियत से बोल रही थी। उसके चेहरे पर को देखकर कोई भी ये नहीं बोल सकता था कि उसने अभी दो लड़कियों की धोबी पछाड़ धुलाई कर चुकी थी। वो इस वक्त एक मासूम लड़की थी जो किसी का भी दिल अपनी मासूमियत से जीत सकती थी। काव्यांश उसको देखकर सिर हिला देता था, क्योंकि उसको पता था उसकी बीवी कितनी मासूम है। इन सब में शाम हो चुकी थी। कपूर पैलेस नीता जी ने काव्यश को कॉल करके ये पर बुलाया था। सब लोग आ चुके थे और सबका इंट्रोडक्शन भी हो चुका था और आज सब लोग वहीं पर खड़े होकर सामने होलिका को देख रहे थे। वहां पर सिर्फ घर के लोग थे, क्योंकि थोड़ी देर बाद पूजा करते हैं और खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं।
स्टडी रूम स्टडी में काव्यांश अंशारित और उसके दादाजी अशोक कपूर, पापा विक्रांत कपूर, चाचा जी विवेक कपूर बैठे हुए थे। उनको पता था कि अंश कौन है और वो लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। उनकी बातों से पूरा माहौल सीरियस हो चुका था। उनकी बातें काफी वक्त तक चलती है और फिर वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। 63 होली सेलिब्रेशन रोमांस कपूर पैलेस सुबह का वक्त। कपूर पैलेस का गार्डन होली सेलिब्रेशन के लिए बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। कई जगह स्टॉल लगाई गई थी। एक कलर का था तो दूसरा भान का तो तीसरा कचौरी और पकोड़े का, ऐसे ही बहुत सी लगी हुई थी जिसमें सब तरह के पकवान और होली में उस होने वाली जरूरत की चीजें थी। वही आज सब ने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और मल्टी कलर की चुनरी ली हुई थी। सारे लड़के बहुत ही हैंडसम लग रहे थे, सिर्फ काव्यांश को छोड़कर, क्योंकि वो नीचे नहीं आया था। उसको होली नहीं खेलनी थी, या ये कह लो उसको ऐसे त्योहार पार्टिसिपेट नहीं करता था। वही आज सभी लड़के अपनी अपनी वालियों का ढूंढ रहे थे, लेकिन वो सब लड़कियां सुबह से गायब थी। घर के बड़े मेंबर्स आज बाहर अपने फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ जाने वाले थे। उन्हीं के साथ ही आज ईशान भी जाने वाला था। वो लोग अपने फ्रेंड के लिए निकल चुके थे और अब पैलेस में सिर्फ हमारे बॉयज और गर्ल्स ही बची थी और सबको उनकी ही तलाश थी। काव्यांश का रूम। कायांश की बाहों में कृति अपनी पलकें झुकाए खड़ी थी। उसके होठों पर एक शरारती स्माइल थी और हो भी क्यों ना, अब जाकर कृति उसके हाथ लगी थी। वो सुबह से गायब थी और उसको नमूना बनाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब सुबह काव्यांश की नींद खुली थी वो उस वक्त को याद करने लगता है। फ्लैशबैक। जब उसको आंखें खुली तो वो बेड पर अकेले सोया हुआ था। उसने टाइम देखा, सुबह के 5 बज रहे थे और कृति तो हाथी घोड़े बेच के सोती थी। वो कभी भी इतने जल्दी नहीं उठती थी। वो अपनी बेचैन नजरों से चारों तरफ देखता है, लेकिन उसको कृति कहीं नहीं दिखती है। वो अपने बेड से उठकर जैसे ही मुद्रा है उसके हाथों की मुट्ठी बन जाती है। यू पे फॉर दिस माई लिटिल वाइफी, काव्यांश अपनी सर्द आवाज में बोलता है। वो इस वक्त मिरर के सामने खड़ा था, जहां पर इसका चेहरा पूरा रंगों से भरा हुआ था। इसके रंगों से बड़ी बड़ी मूछें बनाई थी। आंखों से लेकर आईब्रो तक कलर को ऐसे बनाया गया था जैसे वो कोई राक्षस हो। वो अपने आप को देख रहा था कि तभी उसके कानों में एक खिलखिलाहट जो उसके कानों में मिश्री घोल रही थी उसको सुनाई देती है। वो कृति की आवाज थी। वो उसको तरफ देखता है और उसमें ही खो गया था। व्हाइट कुर्ती, पिंक लेगी एंड मल्टी कलर का दुपट्टा, आंखों में गहरा काजल, माथे पर एक पिंक बिंदी, कानों में बड़े बड़े झुमके, दोनों हाथों में पिंक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन की चूड़ियां, बालों का लंबी चोटी, मांग में लाल काव्यांश का नाम का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और होठों पर डार्क पिंक लिपस्टिक लगाई हुई थी। कृति हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। काव्यांश उसको खोए हुए देख रहा था। हैप्पी होली माय रूथलेस हब्बी, कृति अपनी स्वीट सी आवाज में बोलती है। काव्यांश जो खोए हुए उसको देख रहा था वो अचानक से अपने होश में आता है और मुस्कुराकर बोलता है, पहली होली मुबारक हो मेरी लिटिल वाइफी। अपनी बात बोलकर वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कृति उसको मुंह चिढ़ाकर भाग जाती है। फ्लैशबैक एंड काव्यांश को अपने में खोया हुआ देखकर कृति उससे आहिस्ते से छोड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपना एक कदम भी बढ़ा पाती कि उससे पहले ही काव्यांश उसको अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसको बैक पर पटक देता है और उसके ऊपर अपना दबाव बनाते हुए बोलता है, इस बार नहीं मेरी छोटी सी बीवी। अपनी बात खत्म करते हुए ही वो उसके होठों को अपने मुंह में भरकर उसके होठों को चूमने लगता है। कृति भी उसके होठों पर अपना हक जमा रही थी। कृति को मदहोश करने के लिए उसकी एक नज़र ही काफी थी। गार्डन एरिया। सब लड़के बाहर आ रहे थे। वो मेन डोर से चल रहे थे और अपनी ही बातों में बिजी थे। साथ ही सब अपनी नजरों को चारों तरफ घुमा भी रहे थे। वो मेन सेंटर में खड़े थे और उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी छपाक की आवाज से उन पे रंग पानी की बड़ा होती है और वो लोग अपना मुंह बनाकर ऊपर देखते हैं, जहां पर ऊपर उनकी वालिया उनके ऊपर हंसे जा रही थी। सबकी भौहें आपस में सिकुड़ चुकी थी और सब ने उनको मजा चखाने की मन ही मन में ठान लिया था। अब देखना ये था कि वो लोग क्या करते हैं। वो सब लोग एक दूसरे को इशारा करते हैं, जैसे आपस में ही एक दूसरे को बता रहे हो कि उनको अब आगे करना क्या है। जब तीनों की प्लानिंग प्लॉटिंग हो जाती है तो वो लोग ऊपर छत की तरफ दौड़ लगा देते हैं। वही लिप्सा, नैना और ईशा की जान सूख कर हलक में आ चुकी थी। उन्होंने भी उनको देखा था। वो तीनों ही जल्दी से भागे, चारों ही अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे थे। छत के 4 डोर थे और चार ही अलग अलग डायरेक्शन में चली गई थी। ईशा जो सीधे जा रही थी वो अचानक से समाने से उसकी तरफ ही आ रहा अंश से टकरा जाती है। वो गिरती उससे पहले ही अंश उसको अपनी बाहों में थम लेता है। उसका
हाथ उसके कमर पर था, दूसरा उसके सर के पीछे से कवर किया था। आज दोनों की आंखें उनसे दगा कराने को मजबूर कर रही थी। जहां पर कल तक दोनों काट खाने को दौड़ने लगते थे, आज एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अंश उसको सही से खड़ा करता है और उसकी आंखें में देखते हुए ही उसको छत के ही एक कमरे में खींच लेता है और रूम में पड़ी गुलाल को अपनी मुट्ठी में भरकर उसके गुलाबी गालों में मलने लगता है। वही ईशा मदहोशी से उसकी आंखों में देख रही थी। अंश के हाथ उसके पूरे चेहरे पर घूम रहे थे। वो जैसे ही उसकी कमर को अपने हाथों में भरे रंगों से छूता है, ईशा को जैसे होश आता है और वो एक धक्का अंश को देती है और भाग जाती है। अंश उसको इस तरह से भागता देखकर बस एक छोटी सी स्माइल कर देता है। वही ईशा अपने कमर की डोर से लगकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर इस वक्त लाली छाई थी जो उसके सुंदर चेहरे को और भी ज्यादा निखार रहे थे। वो अपने दिल वाली जगह हाथ रखकर उसको शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसके दिल और दिमाग आज उसके काबू में नहीं थी। वो उसकी इजाजत के बगैर अपनी मनमानी कर रहे थे। दूसरी तरफ नैना आ ही रही थी कि उसकी नज़र अपने सामने खड़ी आरित पर जाती है और उसकी नजरें उस पे ठहर जाती है। आरित लग ही इतना हैंडसम रहा था। उसके अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए थे। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक चुके थे जिस वजह से उसके सिक्स पैक एब्स साफ नजर आ रहे थे जो उसको और भी अट्रैक्टिव बना रहे थे। नैना अपनी आंखों में बेइंतहा मोहब्बत लिया उसको देख रही थी। अपने आप को यूं इस तरह से देखता पाकर आरित अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, लेकिन उसके चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशन लेस था। वो अपनी धीमी कदमों से नैना की तरफ अपनी कदम बढ़ा देता है। नैना की धड़कनें बढ़ रही थी। आरित एक एक कदम बढ़ाकर उसके पास आ रहा था। उसको अपने इतने पास देखकर नैना की आंखें बंद हो जाती है और वो आरित को अपने पास महसूस करने लगते हैं। उसको अपनी आंखें बंद किए हुए 5 मिनट हो चुके थे, लेकिन उसको कुछ महसूस नहीं होता है जो उसको आज महसूस करना था। वो आंखें खोलकर देखती है जहां पर वो अकेली खड़ी थी। वो जैसे ही पीछे पलट कर देखती है तो उसके कानों से आंसू झरझर बह निकलते हैं। उसके सामने आरित किसी लड़की को लगे लगाए खड़ा था। उस लड़की ने भी उसको टाइट हग किया था। नैना का दिल बुरी तरह टूट चुका था, जिसके इतने टुकड़े थे जिसको वो खुद नहीं गिन सकती थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका दिल उसके सीने से अलग कर रहा हो। वो लड़की की नज़र भी अब तक नैना पर पड़ चुकी थी। वही नैना को तो कुछ होश ही नहीं था। वो अपने टूटे दिल को संभाल एजेआर आगे बढ़ जाती थी। आखिर गलती भी तो उसकी ही थी। जब आरित उसको चाहता था तो एक वही थी जो पता नहीं क्या क्या उसको बोली थी। अब उसको भी तो उसकी कीमत चुकानी थी। वो रोते हुए ही भांग वाले स्टॉल के पास पहुंच जाती है जहां पर ग्लास रखा हुआ था। नैना अपनी ही धुन में वो ग्लास उठाती है और अपने गम भुलाने के लिए पीने लगती है। तभी वहां पर ईशा आती है। वो अपनी ही कसमाकस में थी जिस वजह से वो भी पीने लगती है। कृति और लिप्सा भी दोनों आती है। जहां कृति का चेहरा खिला हुआ था वही लिप्सा का उखड़ा हुआ था। चारों ही जम में जमपिटी जा रही थी। उनको पता ही नहीं था कि वो क्या पाई रही है। उनको उसका टेस्ट अच्छा लग रहा था जिस वजह से वो बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह अपनी स्पीड से पाई रही थी जैसे कोई कंपटीशन चल रही हो। काव्यांश जो अपने कमरे के बालकनी में खड़े होकर किसी से कॉल पर बात कर रहा था, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। लड़कियों को उनको देखकर वो अपने कॉल कट कर नीचे भागता है। वही सारे लड़के बाहर ही आ रहे थे। वो काव्यांश को ऐसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बिना कोई कुछ पूछे उसके पीछे भाग रहे थे। वो लोग जब काव्यांश के पीछे रुकते हैं और सामने देखते हैं तो सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। चारों लड़कियां नशे में चूर थी और बेवड़ी की तरह झूम रही थी। आरित और वो लड़की भी अब तक वहां पर आ चुके थे। आरित ने अभी तक उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था और वो दोनों ही अपनी आंखें बड़ी कर उनको देख रहे थे। तभी नैना की नज़र उनके हाथ पर जाती है और वो आपकी बड़ी बड़ी आंखों से उसको घूरने लगती है। वो अपनी जगह से उठती है और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले नैना उस लड़की का हाथ झटके से आरित के हाथ से अलग करती है और उस हाथ झटक देती है। फिर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोलती है, तुम चुड़ैल कहीं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे होने वाले पति का हाथ पकड़ोगी। नैना अपने दांत पीसते हुए बोलती है। वही बाकी सब शौक में कभी आरित को देखते तो कभी नैना को। वही आरित खुद शौकन नजरों से नैना को देख रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की उससे चाहती क्या थी। कभी खुद दूर जाती थी तो कभी खुद पास आती है। नैना तुम
तुम तो वही हो ना जो उस दिन कैफे में थी और तुम डायन कही कि उस दिन भी मेरे फ्यूचर बच्चों के बाप पर अपने डोरे डाल रही हो। नैना के अंदर आज सीनान की आत्मा घुस आई थी, जो वो आज उसकी बोली बोल रही थी। वही वो लड़की जो बेचारी सदमे में खड़ी थी। वो कभी सीनान को देखती तो कभी काव्यांश तो कभी अरित को। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा था। काव्यांश को वो लड़की देखती है तो काव्यांश उसको देखकर बोलता है, आप अपने कमरे में जाए आराम करें, बाद में बात होगी। उसकी बात सुनकर वो लड़की बिना कुछ बोले चली जाती है। वही ईशा और सीनान ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। काव्यांश आपकी कड़क आवाज में बोलता है, इन सबको हैंडल करो। वो अपनी बात बोलकर कृति को लेकर चला जाता है, जो उसकी बाहों में छटपटा रही थी। 64 यू आर लुकिंग डेम हॉट माई बेबी। काव्यांश के रूम में BB_ चुपचाप रही लेटी रहो। काव्यांश अपनी कड़क आवाज में बोलता है। वही कृति, वो तो अलग ही दुनिया में जी रही थी। उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो इधर उधर बेड में राउंड हो रही थी जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। काव्यांश बीवी, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। इस बार पहले से ज्यादा तेज आवाज में काव्यांश कृति को बोलता है। वही कृति थी कि कुछ समझने को तैयार थी। कृति अपनी दोनों हाथ पकड़कर उसके सामने खड़ा हो जाती है। वो उसको घूरते हुए अपनी स्वीट सी आवाज में बोलती है, अरे मेरे रूथलेश हब्बी, मुझे पता है आप मेरे रूथलेश हब्बी हो, खड़ूस हो, अकड़ू हो, एरोगेंट हो, लेकिन आपको पता है आप सिर्फ मेरे हो। अरे आपको तो पता ही नहीं है आपको पाने में चक्कर में मैंने कितने पापड़ बेले हैं। कृति अपनी लखड़ाई हुई आवाज में काव्यांश से बोलती है। वही काव्यांश उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे के भाव पल पल बदल रहे थे। कभी गुस्सा उसके चेहरे पर दिखाता है तो कभी उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आई थी। उसकी लास्ट वाली लाइन सुनकर उसकी भौहें आपस में तन जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कृति बोलना क्या चाह रही थी। वो अभी उससे कुछ बोलते कि तभी उसके कानों में कृति की आवाज आती है, जो हद से ज्यादा नशीली और मदहोशी से भरी हुई थी। हब्बी, मुझे ना डांस करनी है आपके साथ। अपनी बात बोलकर वो उसके ऊपर लपक जाती है। उसके ऐसे देखकर काव्यांश जल्दी से अपने बाहों में जकड़ लेता है। वो उसको संभाल कर अपनी थोड़ी गुस्से से बोलता है, बीवी संभाल के अगर गिर जाती तो। कृति उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोली है, हब्बी आप है तो हमारे पास है ना, तो कभी कभी कुछ नहीं होगा। आप तो है ना हमें संभालने के लिए। वो अपनी बात बोलकर वो उसकी आंखों में देखने लगती है। वही काव्यांश भी प्यार से उसकी आंखें में देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसकी आंखें में देखकर बोलता है, बीवी मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहूंगा। उसकी बात सुनकर कृति बोलती है, तो इसके नाम पर मुझे एक किस्सी दो। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा देता है और उसके होठों पर एक पसीने किस करने लगता है। आरित का रूम आरित नैना को लेकर अपने रूम में आ चुका था और उसको बेड पर लिटा देता है, लेकिन नैना तो किसी जोक की तरह उसके साथ चिपक चुकी थी। वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थी। अरित पूरा इरिटेट हो चुका था। वो नैना को एक झटके में बेड पर पटक देता है और दांत पीसते हुए बोलता है, चुपचाप यहीं पड़ी रहो समझी। अपनी बात बोलकर वो रूम की डोर क्लोज करता है। वो जैसे ही आगे मुड़ कर देखता है, जहां पर नैना की बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी और वो अपनी आंसू भरी आंखों से उसको ही देख रही थी। आरित अचानक से उसको यूं रोता हुआ देखकर जल्दी से उसके पास जाता है और उसके चेहरे को अपने हाथों को भरकर घबराकर बोलता है, नैना बेबी क्या हुआ तुम्हें, बोलो तुम क्यों रो रही हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। आरित घबरा कर बोल रहा था। नैना उसको अपने लिए उसको यूं परेशान होता हुआ देखकर नैना उसके चेहरे पर अपने हाथ से रख कर बोलती है, आपको पता है मिस्टर परफेक्ट कोई ना मुझे प्यार नहीं करता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई मुझे अपना नहीं मानता है। सब जब जरूरत होती है तभी कोई मुझे याद करता है। वो सब अपनी लिलखाती आवाज में बोल रही थी। अरित उसको अपने सीने से लगा लेता है। उसको इतना पता था कि बाहर से नैना जितनी खुश दिखाती है वो अंदर से इतनी ही अकेली है। वो उसके सीने में छुपी हुई थी। आरित उसको चुप करवा रहा था। थोड़ी ही देर में नैना चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और वो अपनी इंटेस नजरों से आरित को ऊपर से नीचे तक एक्सप्लोर कर रही थी। वही आरित खुद को यूं इस तरह से देखता पाकर सकपका जाता है। अब उसको कुछ गलत होने का अंदेशा हो चुका था। वो कुछ बोलता या कुछ रिएक्ट करता कि तभी नैना उसके कॉलर के अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेती है और बिना उसके मौके दिए उसके होठों को चूमने लगाता है। वही आरित उसको अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके घूर रहा था। उसकी आंख हैरानी
में फैल गई थी। वो आगे बढ़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसको नैना की बातें आज भी याद थी। उसने इतने कड़वे शब्द बोले ही थे जो अरित चाह के भी अपने दिल में चुभ रहे थे। वही नैना सबसे बेखबर उसको चूम रही थी। उसके हाथ अरित के बालों में चल रही थी, उसका दूसरा हाथ उसके मस्कुलर बॉडी पर चल रही थी। वही नैना उसके होठों को अपने मुंह में लेकर चूस रही थी, जो अरित को मदहोश हो रही थी। वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन नैना के सामने सब बेकार था जब उससे कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके होठों को उससे भी ज्यादा डिस्परेट होकर चूमने लगती है। सीनान के रूम में सीनान बेड पर लेटा हुआ था, उसके ऊपर लिप्सा बैठी हुई थी। उसने अपने होठ को गोल किया हुआ था जिसमें वो और प्यारी लग रही थी। सीनान उसको प्यार भरी नजरों से घूर रहा था। लिप्सा उसके बैठी उसकी शर्टलेस बॉडी को देख रही थी, उसकी ब्रांड चेस्ट उसके समाने थी। सीनान आज उसके आंखों में अपने लिए डिजायर साफ दिखाई दे रही थी। यू आर लुकिंग डेम हॉट माई बेबी, लिप्सा अपनी सेड्यूसिंग वॉइस में उसके कानों में बोलती है और इसी के साथ उसके एयर लॉब पर बाइट कर लेती है। वही सीनान अपनी आंखें बंद कर देता है। उसकी पकड़ लिप्सा की कमर में कस चुकी थी। लिप्सा के सॉफ्ट होठ सीनन अपने गले में महसूस हो रहे थे। उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। अंश के कमरे में अंश ईशा को संभाल रहा था, लेकिन ईशा समझने को तैयार ही नहीं थी। वो बस जो उसके हाथ में आ रहा था वो उसके ऊपर फेंके जा रही थी। वही अंश सबसे बचने की कोशिश कर रहा था। वो बचते बचाते हुए उसके पास पहुंचकर उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके लेकर बेड पर लेटा जाया है। ईशा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसको देख रही थी, वही अंश भी उसको ही देख रहा था। और देख भी क्यों ना, ईशा लग ही इतनी प्यारी रही थी। उसकी वो घनी पलकें जो बार बार ऊपर नीचे हो रही थी उसको और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। अंश उसके बालों को जो उसके गालों को चूम रहे थे वो उसके कान में पीछे करता है और उसके एक टच से ईशा की आंखें बंद हो जाती है। उसकी धड़कनें अपनी स्पीड से चल रही थी। दोनों एक दूसरे को देख कर कहीं खो से गए थे। वो दोनों आगे बढ़ते उसके पहले ही ईशा की आंखें बाध होने लगती है और वो उसके बही को जड़क कर सो जाती है। वही अंश जो उसके आंखों में खोया हुआ था, उसको जब अपने चेहरे पर गर्म सांसें का एहसास होता है, वो जैसे होश में आया हो। उसकी नजरें जैसे ही अपने बाहों में सोई हुई लड़की को देखता है, उसकी आंखें में चमक और उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। ईशा लग ही रही थी इतनी क्यूट। वही अनजान जगह वो शख्स अपनी यूरोपियन सोफे पर बैठा हुआ था। उसके पीछे उसका असिस्टेंट खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वो अपनी खाली आंखों से सामने देख रहा था। वही वो शख्स जिसके चेहरे पर पूरा लाल गुलाल लगा हुआ था, वो अपनी लाल आंखों से सामने दीवार पर लगी तस्वीर को देख रहा था। वो तस्वीर काफी पुरानी लग रही थी। उसके सामने एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें कुछ लड़के और लड़कियां खड़ी हुई थी। उस तस्वीर को देखकर लग रहा था कि वो किसी कॉलेज की पिक थी जिसमें एक लड़की पूरी तरह से कृति की परछाई थी। उसके नैन नक्श हूबहू उसके जैसे ही थी। वो शख्स बिना अपनी पलकें झपके उसको देख रहा था। तभी असिस्टेंट के एक नजर देखता है। उसका इशारा समझकर वो असिस्टेंट बोलना शुरू करता है, असिस्टेंट अंडरस्को बॉस, मैंने पता किया है, वो मिस बजाज की ही बेटी है और वो उनकी ही परछाई है और आपका शक सही था बॉस, उस काव्यांश कपूर ने उससे शादी कर ली है और वो दोनों आपस में बहुत खुश है। बोलकर वो चुप हो जाता है। वो शख्स उसके चुप होने के बाद ही कुछ देर कुछ सोचता है। उसके बाद उसके चेहरे और एक अजीब सी मिस्टाइस सी स्माइल आ जाती है। वो अपने मन ही मन बोलता है, इंटरेस्टिंग मिस्टर कपूर, इंटरेस्टिंग। कपूर पैलेस काव्यांश के रूम में कृति अपना छोटा सा मुंह को पाउट बनाकर बैठी हुई थी। उसके ऊपर नशाहत से ज्यादा हावी था। उसको तो खुद ही नहीं पता था वो कैसी हरकतें कर रही थी। वो कभी उससे गुस्सा होती तो कभी उसके ऊपर अपना प्यार लुटाती। काव्यांश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। तभी कृति उसके ऊपर बैठ जाती है और नशे की धुन में बोलती है, हब्बी आप मुझे ना आपके जैसा एक हैंडसम सा बेबी चाहिए जो ना दिखाता आपकी तरह हो लेकिन उसके अंदर गुण सारे मेरे हो। फिर ना मैं और मेरा प्यारा सा बेबी आपको मिलकर परेशान करेंगे। अपनी बात बोलकर वो खिलखिला कर हंसने लगती है। उसके हंसी पूरे रूम में गूंज रही थी। वही काव्यांश उसके चेहरे उसकी हंसी में जैसे गूंज रहा था। वो उसके चेहरे को प्यार से देखती हुई बोलता है, लेकिन वाइफी मुझे तो एक एंजल चाहिए, वो भी तुम्हारी तरह जो बिल्कुल तुम्हारी कार्बन कॉपी हो। बोलकर वो उसके चेहरे को चूमने लगता है। आरित के कमरे में आरित के कमरे का माहौल खुशनुमा था। माहौल गरमाया हुआ था। कमरे में म्यूजिक की धुन माहौल को और भी रोमांटिक और इंटेंस बना रही थी। वही आरित किसी मासूम बच्चे की तरह बेड पर दुबका हुआ था। 65 यार तुम कितनी वाइड हो, बिल्कुल जंगली बिल्ली की तरह। कपूर पैलेस
शाम के 5 बज रहे थे और सभी बड़े भी अपने फ्रेंड्स के यहाँ से आ चुके थे। वो सभी हॉल में बैठे हुए थे और बच्चों के बारे में पूछ रहे थे। सर्वेंट ने सबको बता दिया था कि सब अपने अपने रूम्स में आराम कर रहे हैं, वही वो सभी भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। नाइट में डिनर के टाइम मिलने का बोलकर आज सबका दिन बहुत अच्छा गया था और सब आज की होली बहुत ही स्पेशल भी थी, क्योंकि आज उनकी कपूर फैमिली की बड़ी बहू साथ थी जो आगे चलकर उस परिवार की बागडोर संभालनी थी। आरित के कमरे में नैना की धीरे धीरे आंखें खुल रही थी। नशे की वजह से उसके सिर भारी हो रहा था, उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है उसको लगता है जैसे उसे किसी ने बहुत ही बुरी तरह जकड़ रखा हो। वो अपने नजरें नीचे करके देखती है, उसकी बेशर्म नजर अरित के हॉट एंड सेक्सी बॉडी पर टिक जाती है। उसकी मसल्स, उसके बाइसेप्स, उस पे वो हरी उभरी हुई नशे आरित को हद से ज्यादा किलर लुक दे रहे थे। नैना उसको देखते हुए अपनी थूक गटगटी है, उसकी आंखें में एक चमक थी। उसके मन में आरित की बॉडी को देखकर एक थरकी आदमी का कीड़ा जाग रहा था। वो उसको अपनी लिस्टी आंखों से देख रही थी। उसके मन में ख्याल आ रहा था, वो उसके होठों को, उसके घनी पलकों को, उसके जब लाइन को, उसके बॉडी के हर एक कोने को अपने होठों से छूना चाहती थी। उसके एहसास को महसूस करना चाहती थी, उसको अपने अंदर चाहती थी। उसको देखते हुए आज नैना का ईमान डोल रखा था, जो कब से उसको संभाल रखा था अब उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उसको देखते हुए वो अपने लिप्स को काट रही थी। आरित के बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसको देख कर नैना को लग रहा था उसके सामने एक छोटा बच्चा सोया हुआ था, जो बहुत ही मासूम लग रहा था। लेकिन वो कितना मासूम और शरीफ है वो तो नैना बहुत ही अच्छी सी जानती थी। वो बेख्याली में ही उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो आरित के होठों से सिर्फ 1 इंच ही दूर था और वो उसको छूने ही वाली थी, लेकिन वो उसको छू भी पाती उसके पहले ही उसको धक्का लगता है और वो बेड के दूसरी साइड गिरती है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सामने देखती है, जहां पर आरित उसको बहुत ही बुरी तरह से घूर रहा था। ऐसा लग रहा था अगर उसको मौका मिले तो उसको अभी जान से मार दे। आरित अंडस्को मौका का फायदा तो मैं उठता हूँ। मिस नैना, आप कब से उस फील्ड में आ गई जो आप मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी? आपको ऐसे काम शोभा नहीं देते हैं, ये तो निहायत ही बेशर्म और गिरे हुए लोग करते हैं। आप ऐसा ना करें, नहीं तो आप भी मेरे जैसे लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे। आरित अपने गुस्से से लाल चेहरे के साथ बोल रहा था, उसका चेहरा लाल था। उसने अपनी बात अपने दिल में पत्थर रख कर कही थी। वो जनता था कि नैना उसको प्यार करती है, लेकिन उसने जो कहा था वो आरित के लिए भूलना मुश्किल था। जब वो उसका दर्द सह रहा था तो वो क्यों ना सहे, वो जल रहा है तो नैना को भी उसी आग में जलना होगा। वो अपने मन ही मन सोचते उसकी आंखों में देख रहा था। नैना जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोल था कि तभी आरित उसकी बात काट के बोलता है, नाउ गेट लॉस्ट माई रूम। अपनी बात बोलकर आरित अपने कमरे के बाथरूम में चला जाया है। वही नैना उसके जाते ही जोर जोर से रोने लगती है। आज उसको एहसास हो रहा था, जो तुम्हें दिल से चाहता हो और वही इंसान उसके दिल को तोड़ दे, उसको इतनी कड़वी बातें बोले, उसको बेइज्जत करे, तो उस पे क्या बिकती है? आखिर अपने लिए उसने ही तो ये गड्ढा खोदा था। वो चिल्लाते हुए बोलती है, आई एम सॉरी आरित, इट्स माई फॉल्ट बट आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। बोलकर नैना वहीं पर रोने लगती है। वही बाथरूम की डोर पर पीठ टिका कर खड़ा आरित उसको नैना के आंसू तोड़ रहे थे। उसके आंसू उसके दिल को छल्ली कर रहे थे। उसको उतनी तकलीफ कभी नहीं हुई जितनी आज उसको नैना के आंसू पहुंचा रहे थे। वो अपने आप को कोश कर रहा था, लेकिन ये करना जरूरी था, क्योंकि अभी वो उसको माफ कर देता है और आगे बात जाता है पाउंड, तो क्या भरोसा नैना का कि वो उसके ऊपर ट्रस्ट ही ना करे और हमेशा उसके करैक्टर पर उंगली उठाए और उससे ही उसकी करैक्टर सर्टिफिकेट मांगे। तब वो क्या करेगा? ऐसे में तो वो नैना और उसके रिश्ते की नींव ही, उसकी जड़ें ही मजबूत नहीं होगी, जिसलिए उसको आज ये सब करना पड़ा। वो अपने मन ही मन कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बस तुम मुझ पर विश्वास रखना। सना के रूम में सीनान लेता हुआ था, उसके ऊपर कब्जा जमाए लिप्सा लेती हुई थी। वही सीनान उसको अपनी आंखें छोटी करके घूर रहा था, और घूर भी क्यों ना, वो उसकी अपर बॉडी नेक थी और उसमें काटने और खरोचने की निशाना थे, जो अब तक लाल और गहरे नीले रंग की हो चुकी थी। कहीं से खून भी निकल रहा था जो सूख चुका था, और जिसने ये सब कांड किया था वो खुद ही उसके ऊपर आपकी लीगल प्रॉपर्टी समझकर उसके ऊपर चढ़कर सो रही थी। लिप्सा का चेहरा
उसके गर्दन में छुपा हुआ था, उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, उसके हाथ उसके चारों तरफ बंधे हुए थे। सीनान साइड टेबल पर से अपना फोन उठाकर देखता है, जहां पर शाम के 6 बजा रहे थे। वो अपने ऊपर सोई हुई मिनी कुंभकर्ण को देखता है, जिसको देखकर लग रहा था उसके उठने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है। वो उसके चेहरे पर प्यार से हाथ रख कर बोलता है, माय बेबी चलो उठो, सुबह हो गई। लेकिन लिप्सा वो तो उससे और भी ज्यादा चिपक जाती है। सीनान उसको देखकर गहरी सांस लेता है। उसको पता था अब वो ऐसे तो नहीं उठने वाली थी। वो उसके कानों में अपने होंठ लेकर चूमने लगता है। वही लिप्सा नींद में ही गीला सा महसूस करके उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। वो अपनी आंखें खोलकर सीनान को देख रही थी, जो उसको ही अपनी प्यार भरी नजरों से देख रही थी। लिप्सा को आंखें खोलते हुए देखकर सना उसको अपने नीचे करता है और उसके होठों पर टूट पड़ता है। वो उसके होठों को बहुत ही प्यार से चूम रहा था। वही लिप्सा भी उसको प्यार से चूम रही थी। उसको देखकर लग रहा था कि उसकी सुबह उठते ही उसकी मनपसंद कैंडी दे दी गई हो और वो दुनिया को भूलकर वो उस कैंडी को चूसने और चाटने में लगी थी। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं। तभी सीनान उसकी शिकायत उसी से करते हुए बोलती है, यार तुम नाइट में कितनी वाइल्ड थी, बिल्कुल किसी जंगली बिल्ली की तरह। अगर उस वक्त तुम्हें नींद नहीं आती ना तो तुम मेरा चिरहरण तो कर ही दिया होता। वही लिप्सा उसके बात सुनकर उसके होठों पर एक स्माइल आ जाती है और वो किसी संकी की तरह उसके पूरे अपर बॉडी में अपनी उंगली चलाते हुए बोलती है, वो बेबी तुम और ये तुम्हारा पूरी बॉडी सिर्फ मेरी है। बोलकर उसके हार्डनेस को अपने हाथों में पकड़कर दबा देती है। उसके साथ ही सीनान की कह से एक चीख निकल जाती है। सीनान उसके हाथों को बेचैनी से हटाते हुए बोलता है, अरे पागल लड़की क्या कर रही हो, ऐसे कोई करता है क्या? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें खुश कैसे करूंगा? और फिर अभी हमारे अजन्मे बच्चों का होगा? अंश के कमरे में अंश और ईशा एक दूसरे को हग किए सोए हुए थे। उनकी गर्म सांसें दोनों के चेहरे पर छू रही थी, जिसको महसूस करके दोनों एक दूसरे को और भी ज्यादा करीब होते का रही थे। उनकी बॉडी ऐसी चिपकी हुई थी जैसे अंश लोहा हो तो ईशा मैग्नेट हो। वो इतने करीब थे कि उनके पास हवा भी गुजरने की जगह नहीं थी। वो सबसे बेखबर एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद सो रहे थे, लेकिन कोई आ रहा था इनकी सुकून की नींद को ऑकवर्डनेस में बदलने के लिए। और वैसे भी इनकी लाइफ में जब तक ट्रेजेडी ना हो मजा कहाँ आता है। सुबह दोनों नशे में होने की वजह से दोनों का ध्यान डोर पर नहीं गया जो खुला हुआ था, और तो और वो दोनों सबसे बेखबर सुकून से एक दूसरे की बाहों की गर्माहट में आराम फरमा रहे थे। तभी कोई झटके से डोर में घुसता है और वो जो उसके मुंह में नाम आया था वो उसके मुंह में ही रह गई थी। वो अंश को देख रहा था, वही ईशा जिसका चेहरा उसकी गर्दन में छुपा हुआ था। वो दिख नहीं रहा था। वो जैसे ही होश में आकर आगे बढ़ता है, उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। वही उसकी चीख सुनकर ईशा और अंश जो किसी सांप की तरह एक दूसरे से लिपटे हुए थे, वो उसकी उतनी तेज चीख सुनकर चिहुक जाते हैं और बैग के साइड में सोए होने के कारण वो दोनों ही जमीन पर गिरे हुए थे। उनके ऊपर उनकी ब्लैंकेट उलझी हुई थी। वही अंश और ईशा पहले एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद अपने समाने खड़े ईशान को, जिसने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से कवर कर रखा था। ईशा को बहुत ही शर्मिंदी महसूस हो रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वो जल्दी से उठती है और अपने रूम की तरफ 100 की स्पीड से भाग जाती हुआ उस जाने के बाद ही अंश भी उठता है और ईशान की तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ, तुम ये क्या कर रहे हो? उसकी बातों को इग्नोर करके ईशान बोलता है, वैसे जीजा जी आपको नहीं लगता है आपको पहले हम लोगों से शादी की बात करनी चाहिए, उसके बाद मेरी बहने के साथ ऐसे एक कमरे में रहना चाहिए? अंश उसकी बातों में छुपाता अंश बहुत ही अच्छे से समझ रहा था और उसको भी आ रहा था कि ईशान उसको क्या कहने की कोशिश कर रहा था। वो अपने आप को शांत कर बोलता है, देखो ईशान, जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसी कोई बात नहीं है, इसलिए तुम इतना मत सोचो। अपनी बात बोलकर वो बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। वही ईशान उसको खुन्नस में बाथरूम के डोर को घूरने लगता है। डाइनिंग टेबल सब लोग बैठे थे और आज की होली की बात कर रहे थे। सबके चेहरे पर खुशी थी। बस गल और बॉल्स को छोड़कर सबका सिर झुका हुआ था और चुप चाप डिनर में फोकस्ड है। वही कृति, उसका चेहरा तो नीचे तक लटक रहा था और वही काव्यांश उसको अपने हाथों से डिनर करवा रहा था और खुद भी कर रहा था। सब डिनर के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि आज का दिन जितना खुशी भरा था उतना ही थकान भरा भी था। वही काव्यांश के रूम में कृति अपना सिर झुकाए बेड पर बैठी थी
और काव्यांश उसको देख रहा था। वो उसके करीब आता है और उसको अपने आगोश में भरकर उसको डीप लोग पेसीनेट सेटिस्फाइड चूमने के बाद उसके पूरे चेहरे को चूमने और कटने लगता है। उसके हाथ उसके पूरी बॉडी पर चल रही थी। कुछ देर बाद उन दोनों के कपड़े फ्लो पर पड़े हुए थे और काव्यांश उसकी नेकेड बॉडी को पागलों की तरह चूम रहा था। काव्यांश उसकी आंखों में देखता है और उसके अंदर समा जाता है। वो दोनों ही अपनी प्यार की दुनिया में खोई हुई थे। 66 डेविल काव्यांश कपूर, कृति की जलन, वही अनजान जगह। उस अनजान जगह पर आज बहुत से गार्ड्स पहरा दे रहे थे। सभी के ड्रेस में पीके का बैच लगा हुआ था। वो सब लोग एक वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड थे जिनके चेहरे भावहीन थे। वो बहुत ही क्रूअल लग रहे थे, एक खूंखार जानवर की तरह। सभी ने अपनी पोजीशन ली हुई थी। उनकी चिल जैसी नजरों चारों तरफ बनी हुई थी। उनके हाथ में बड़े बड़े न्यू मॉडल के AK 47 थी जो किसी को भी एक बार में ही भूल सकती थी। वही वो विला जंगलों के अंदर बना हुआ था और दूर से ही कई लोगों ने उसके ऊपर निशाना लगाया हुआ था। उनकी गन सब मॉडर्न वेपन्स थी जिसकी एक गोली ही काफी थी लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए काफी थी। वो लोग एक एक करके वहां पर मौजूद गार्ड्स को निशाना बना रही थी और ऐसे ही करते हुए बाहर जितने भी गार्ड्स थी वो सब अब गहरी नींद में सो चुके थे। वो सब लोग बाहर निकल कर आते हैं और एक एक करके सब लोग जाकर अंदर चले जाते हैं। वही वो शख्स जो था वो अपने रूम में सोया हुआ था। वो सबसे बेखबर सोया हुआ था। वो उसके होठों पर एक स्माइल थी, देखकर लग रहा था जैसे कोई अच्छा सपना देख रहा हो। वही वो सारे गार्ड्स अपने हाथ में पकड़े गन को अंदर की तरफ बढ़ते हैं और उसको वैसे ही ब्लैंकेट में लपेट कर ले जाते हैं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उनके सामने आकर गार्ड्स उनसे लड़ाई कर रहे थे। वो लोग भी सबसे लग रहे थे। कुछ देर पहले जहां पर एक शांति पसरी हुई थी वहीं पर एक गन सूट और खून की बदबू उस पूरे विला में फैल गई थी। कपूर पैलेस। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और चुपचाप अपन अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। काव्यांश ने सबको बता दिया था कि वो लोग आज ही कपूर विला जा रहे थे। वही नैना पूरे डाइनिंग टेबल पर देख रही थी। वहां पर अरित नजर नहीं आ रहा था और न ही वो लड़की नजर आ रही थी। कल का किसी को ठीक से याद तो नहीं था लेकिन नैना को वो लड़की बहुत ही अच्छे से याद थी। और हो भी क्यों ना, आखिर उसने इसके ना हुए पति का हाथ जो पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें नम हो चुकी थी और वो बस एक नज़र उसको देखना चाहती थी लेकिन वो उसकी एक नज़र को तरस रही थी। वो वहां पर था ही नहीं। सब लोगों ने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट किया और सब लोग एक साथ ही अपने अपने वर्किंग प्लेस में जाने के लिए निकल चुके थे। काव्यांश की कार में कृति काव्य की गोद में और उसको आंखें बंद थी। रात की रौनक उसके चेहरे पर अभी भी बिखरी हुई थी और हो भी क्यों ना, ये तो काव्य का प्यार था जो और भी ज्यादा निखर कर आ रहा था। कृति के चेहरे पर वो आज बहुत ही ग्लो कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। काव्य उसको बहुत ही ध्यान से देख रहा था और उसको समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो क्या सोच रही थी। वो उसको देखते हुए बोलता है, माय लिटिल वाइफी, अब तुम्हारे इस चने जितने दिमाग में क्या चल रहा है? काव्यांश उसको देखकर तंज कसते हुए बोलता है। वही कृति जो अपनी ही सोच में गुम थी। काव्यांश का सवाल सुनकर वो जैसे होश में आए हो और वो उसके बातों का मतलब नहीं पाए। बस इतना कि वो बोल रहा था कि वो किसकी ख्यालों में खोई हुई थी। वो अभी कुछ बोलती कि तभी ड्राइवर कार रोक देता है और बड़ी ही रिस्पेक्टफुली बोलता है, बॉस कॉलेज आ गया है। बोलकर वो चुपचाप अपनी पीठ करके खड़ा हो जाता है। वही उसकी बात सुनकर काव्यांश अपनी सिर हिला देता है। वो कृति को अपने बाहों भर कर बोलता है, माय लिटिल वाइफी, अपना ध्यान रखना और किसी से भी लड़ना नहीं, और साथ ही अगर लड़ना हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, हम दोनों बेड पर अच्छे से लड़ाई करेंगे। काव्यांश अपनी सीधी आवाज में बोलता है। वही कृति उसकी डबल मीनिंग बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही काव्यांश उसको फिर से छेड़ते हुए बोलता है, क्या हुआ बेबी, क्या तुम खुश नहीं हो? क्या तुम्हें लास्ट नाइट एंजॉय नहीं किया था? अब तो हद ही हो गई थी। ऐसे काव्यांश उसको छेड़ रहा था और वो बस उसको देखती रहेगी क्या? हालांकि कृति को शर्म तो आ रहा था लेकिन वो अब काव्यांश से कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसके भी मौका पे चौके लगाने की सोची और उसके बाद उसने जो शब्दों के बाण छोड़े, काव्यांश तो क्लीन बोर्ड हो ही गया। हब्बिया अपना सही बोल रहे हैं, लास्ट नाइट मैंने एंजॉय तो किया था लेकिन वो क्या है ना, आपको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। आप तो कितनी जल्दी थक गए थे, ऐसे में तो हमारा बेबी कैसे आएगा? कृति ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पर अपनी
गर्म सांस छोड़ रही थी और उसके एयरलॉक पर कांट लेती है और झटके से कार से भाग जाती है। वही काव्यांश, वही भी सदमे में था। उसकी पूरी बॉडी गर्म होते हुए महसूस हो रही थी। वो नीच से एक हार्ड हो चुका था सिर्फ कृति के एक टच से। वही उसकी सीधी सादी बीवी आज इतनी बोल्ड कैसे हो गई थी, जो उसको ही बेशर्म की तरह छेड़ रही थी। वो खुद था को उसको छेड़ रहा था। अब उसको डाउट हो चुका था। उसको लग रहा था कि उसके अंदर जरूर किसी की आत्मा घुस आई थी। कहाँ वो उसको परेशान करने का सोच रहा था और कहाँ ये लड़की उसको ही शॉक कर गई थी। वो अपने शौक से निकलकर बाहर की तरफ देखता है, जहाँ पर कृति, नैना, लिप्सा, ईशा, ईशान, सीनान और अंश खड़े थे और एक साथ बाहर की तरफ बढ़ रहे थे, साथ बात भी कर रहे थे। वही कृति का चेहरा लाल था, जिसका मतलब साफ था वो शर्मा रही थी। काव्यांश एक स्माइल करता है और इधर से चला जाता है। खंडहर हवेली। काव्यांश की लिमिटेड एडिशन की कार उसी खंडहर हवेली में आकर रुकती है और वो किसी राजा की तरह अपनी कार से उतरकर बाहर आता है। ड्राइवर बगल में खड़ा था, जिसने डोर ओपन किया था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सब गार्ड्स उसको झुककर रिस्पेक्टफुली विश कर रहे थे। काव्यांश जाकर एक सेल के पास रुकता है, जिसमें एक लड़के की चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थी। काव्यांश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। उसकी मुस्कान कृपी थी। उसके चेहरे को देखकर एक राक्षस की तरह फीलिंग आ रही थी। वो झटके से डोर ओपन करता है और उसके सामने एक शख्स चेयर पर बैठा था। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान थी। उसके होठों से खून रिस रहा था। उसके आंखों पर काले गड्ढे बने हुए थे। उसकी पूरी बॉडी से खून रिस रहा था। कहीं पर कट के निशान थे तो कहीं पर चाबुक से मारने का। उसको देखकर लग रहा था कि उसको हद से ज्यादा टॉर्चर किया गया हो, और ये सच भी था। वही उस रूम में पहले से ही आरित मौजूद था और उसको देखकर लग रहा था कि इतनी खातिरदारी आरित ने ही की है। वो काव्यांश को देख कर उसके पास जाकर ग्रीट करता है। वही वो शख्स जो इतनी बुरी तरह से तड़पाए जाने पर बेहोशी की हालत में था। वो काव्यांश की जूतों की आवाज में उसको होश में ला दिए था। वो अपनी आंखें जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा था। तो मिस्टर रॉकी, मुझे तुमसे इसी तरह की चिप हरकतें की उम्मीद थी। काव्यांश अपनी रूह कंपा देने वाली आवाज में बोलता है। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि वहां पर खड़ा हर एक शख्स डर से कांप चुका था। आज पूरे 1 महीने बाद वो लोग काव्यांश का ये रूप देख रहे थे, जिसको वहां पर मौजूद कोई भी इंसान नहीं देखना चाहते थे। वही चेयर पर बंधा रॉकी तो डर से पेंट गीली ही कर चुका था। उसकी आंखों में काव्यांश का खौल साफ नजर आ रहा था। वही उसको ऐसे पेंट गीली करते देखकर सबकी भौहें आपस में सिकुड़ जाती है। वही काव्यांश तो किसी साइको की तरह मुस्कुरा रहा था। वो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। वही रॉकी की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। डर की वजह से उसका शरीर कांप रहा था। काव्यांश उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। इस वक्त उसका ऑरा इतना भयानक था कि वहां खड़े सब लोग को वो नर्क का देवता नजर आ रहा था। वो उसके पास खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे को अपने हाथों से दबाते हुए बोलता है, तुमने अच्छा नहीं किया। अगर तुमने काव्यांश कपूर पे हाथ डाला होता तो मैं तुम्हें एक मौका देने के बारे में सोचता भी, लेकिन तुमने मेरी जान को हार्म पहुंचाया है। उसके लिए तो तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। काव्यांश ने अपनी भारी आवाज में हर एक बात चबा चबा कर बोला था, जो किसी के बॉडी ने डर से सिहर जाए। वही रॉकी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बोलने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक गन सूट की आवाज सुनाई देती है और एक जोरदार चीख से पूरा सेल में सन्नाटा पसर जाता है। रॉकी ऑन द स्पॉट डेड हो गया था। वही काव्यांश ने अपनी गन की पूरी 6 की 6 गोली उसके प्राइवेट पार्ट पर उतार दी थी और रॉकी तुरंत ही मर गया था। काव्यांश के चेहरे पर एक एक अजीब सी स्माइल थी। वो आरित की तरफ देखता है, जैसे बोल रहा था कि इस कचरे को बाहर फेंको, मतलब था इसको काल के सामने फेंको। वो जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन वो कुछ सोचकर रुक जाता है। उसके आरित के चेहरे पर परेशानी की लकीरें घिरी थी और उसमें कुछ हिचकिचाहट ही थी। काव्यांश उसको देखकर कुछ इशारा करता है। वो उसके इशारे को समझकर बोलता है, बॉस, जिसने मुझे इसके बारे में बताया था उसका कोई क्लू नहीं मिला। बस यही था वहां पर, और वहां कोई नहीं था, सिर्फ बॉडीगार्ड के सिवा। लेकिन मुझे एक
पोस्टर मिला है जो हैंडमेड है और मैं उसको देखकर चौंक ही गया था और आप भी चौंक जाएंगे। अरित की बातों में एक अजीब सी गहराई थी जो काव्यांश की समझ चुका था। वो उसकी बटी को ध्यान से सुन रहा था। वो आंखों से इशारा करता है। आरित उसकी बातों को सुनकर दूसरे सेल में जाता है जो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस था और एक पोर्ट्रेट रखा हुआ था और वो एक कपड़े से ढका हुआ था। आरित जैसे ही उसको दिखाता है काव्यांश आंखें चौड़ी हो जाती है और हैरानी से फैल जाती है। हमेशा अपने एक्सप्रेशन को छुपा लेने वाले काव्यांश के चेहरे पर भी आज साफ साफ हैरानी देखी जा सकती थी। दूसरी तरफ आज सब लोगों में बहुत एंजॉय किया था। वही कृति भी पूरे 1 महीने बाद जो आई थी। बस आज उसने काव्यांश का कहना माना था। आज उसने किसी से पंगे नहीं लिए थी। उनका कॉलेज टाइम खत्म हो चुका था और वो लोग बाहर आ जाते हैं। वही काव्यांश अपनी कार से टेक लगाकर खड़ा था। उसके चेहरे पर मास्क थी, फिर भी वो हद से ज्यादा स्मार्टनेस साफ दिखाई दे रही थी। कृति की नज़र जैसे ही उसके ऊपर जाती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी उसकी नज़रें अपने आसपास खड़ी लड़कियां पर जाती है। जो सब लड़कियां उसको देखकर अपनी आंखें सेक रखी थी, उनको देखकर उनकी मुट्ठी कस जाती है। वो गुस्से से सबकी तरफ देखती है और बुलेट की स्पीड से काव्यांश की तरह बढ़ जाती है और काव्यांश से लिपट जाती है। काव्यांश भी उसको पकड़ लेता है। वही कृति पीछे मुड़कर अपनी तिरछी नजरों से उन सभी लड़कियों को देखती है जिनका मुंह का झटके जैसे महसूस हुई थी। टू बी कंटिन्यूड। 67 अंश का अरित को समझना। काव्यांश के गेस्ट कॉलेज के बाहर काव्यांश कृति के सड़न मुंह से अचंभे में उसको देख रहा था। उसकी ये छोटी सी वाइफ उसको हर एक पल में हैरान कर देती थी। वो कभी सीधी तरह से क्यों नहीं रहती थी? क्या उसको हर वक्त उसको ऐसे परेशान करने में उसको मजा आता था जो वो उसको ऐसे परेशान करती थी? वो अभी भी उसको अपनी सीने से लगाए हुए था। तभी उसकी नजरें कृति की नजरों से टकराती है और वो भी बिना कोई ना नुकुर के उसके नजरों का पीछा करता है। अब उसको उसके ऐसे चिपकने का माजरा समझ आ गया था और उसके चेहरे पर एक छोटी सी ना दिखने वाली स्माइल ने ले ली थी। वो मुस्कुराते हुए उसको अपनी कार में बैठता है और बाकी सब भी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। विला सब लोग विला पहुंच चुके थे और वो सब लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। सबके चेहरे पर थकान दिखाई दे रही थी जैसे वो लोग पत्थर तोड़कर आए हुए थे। तभी हॉल में आरित आता है। उक्सा आज की लीव में था। वही वो सबको यूं मुंह लटकाए बैठा देखकर उसका मुंह बना जाया है। वही अनायास ही नैना पर नजरें चली जाती है जिसके चेहरे पर एक उदासी की लकीर थी जिसको उसने बड़ी खूबसूरती से सजाया हुआ था। वो मुस्कुरा रही थी लेकिन वहां बैठा एक भी शख्स उसके मुस्कान के पीछे छुपे दर्द और तकलीफ को नहीं देख पा रहा था। वही आरित का दिल कचोट रहा था अपनी मोहब्बत को यूं तड़पते हुए देखकर, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिर उसकी मोहब्बत ने ही अपनी खुद के हाथों जो गम लिखे थे वो बस दूर से ही उसको देख सकता था और भगवान से दुआ कर सकता था कि उसकी जान को आगे बढ़ाने की क्षमता दे भगवान। आरित सबके पास आता है और बोलता है, क्या हुआ तुम लोग ऐसे क्यों बैठे? जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आज कोई स्पेशल आने वाला है, उनसे तुम सबको मिलवाना है, बॉस का ऑर्डर। हेक्टिक लोग जल्दी से तैयार हो जाओ और हाँ आज का दिन स्पेशल है तो जाओ जल्दी से। वो अपनी बात बोलकर चले जाते हैं। वही नैना जो उससे बात कराना चाहती थी वो बस उसको जाते हुए देख रही थी। वही अंश कभी नैना को देखता तो कभी अरित को। उसको कल को बातें सुनी थी और उसको ये भी पता था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उसने कुछ कहना सही नहीं समझा। सब लोग अपने अपने रूम में जा चुके थे और आज के गेस्ट के बारे में सोच रहे थे। अरित अपनी आंखें बंद किए सिर टिकाए सोफे पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। तभी अंश आता और उसको देखने लगता है, या ये कह लो घूर रहा था वो भी बुरी तरह से। आरित अंडस्को अबे साले अब तू क्यों मुझे घूर रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब मैंने क्या किया? आरित उसी तरह अपनी आंख बंद किया बैठे हुए बोलता है। उसकी बातों में झुंझाहट थी। अंश अंडस्को तू साले तेरे और उसके बीच क्या चल रहा है? अगर तेरी वजह से उसके आंखों में आंसू आए तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त भी था कभी। अंश अपनी दांत पीसते हुए अपनी एक एक बातों पर जोर देते हुए बोलता है, आरित अंडस्को मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, समझा? तू एक वो ही है जिसने मुझे मेरे प्यार को बोल कर उस दिन से और आज तक जो भी हुआ उसको सब डिटेल में बता देता है। उसकी पूरी बात सुनकर अंश स्तब्ध बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अंश अंडस्को अरित तू जानता है जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से मेरी प्रिंसेस पर कितना बुरा असर डाला था, जिस वजह से वो अब हमारे
साथ हमारे पास तक नहीं रहती है। उसको लगता है जो कुछ हुआ था वो सब उसकी वजह से हुआ था, उसकी वजह से हमने बुआ सा को किया था और उस हादसे ने उसके दिल में घर कर लिया है। वो इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर सकती है, लेकिन मैंने उस आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है। वो तुझे चाहती है, तुझसे सच्चा प्यार करती है। मैंने उसकी आंखें में वो चमक देखी है जो आज से 15 साल पहले देखा था मैंने। वो बहुत मासूम है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तू उसको माफ कर दे और उसको एक मौका दे। मुझे यकीन है तू उसे बदल देगा। तेरा प्यार उसके अतीत को भुलाने की दवा बनेगा। तेरा साथ उसको हिम्मत देगा। उसको भी कोई अपना लगेगा जो उसके साथ होगा, चाहे कैसी भी मुसीबत हो। तू कभी भी उसको साथ मत छोड़ना। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, तू सारे गीले शिकवे मीता कर उसको अपना ले। वो अभी बच्ची है, उसको समझ नहीं है। और वैसे भी एग्जाम के बाद वो हमारे साथ राजस्थान जाएगी। बाबा सा का हुक्म है उनको वहां लाया जाए और उनको उनकी अमानत लौटाई जाए। अपनी बात कहकर अंश चुप हो जाता है। वही आरित उसकी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था और समझ भी रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और बस अपना सिर हिला दिया। अंश भी स्टडी से जा चुका था और अब आरित और उसकी खामोशी। उस स्टडी में अकेले बैठा हुआ था। दूसरी तरफ नैना के रूम में नैना अपने रूम में बैठी हुई थी और रोए जा रही थी। उसके आंसू झरने की पानी की तरह बह रहे थे और तकिए को भिगोए जा रहे थे। उसकी आवाज तकिया में मुंह छुपाने की वजह से दब जा रही थी। वही अभी विला पहुंचे। काव्यांश और कृति अपनी रूम की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी कृति की नज़र खुले हुई डोर से नैना पर पड़ती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। काव्यांश जो उसको आगे चल रहा था, उसको अपने साथ जब कृति की प्रेजेंस फील नहीं होती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो पीछे मुड़कर देखता है। काव्यांश उसके पास आता है और वो भी नैना को देखता है। काव्यांश उसको देखता है और कृति के कंधों पर हाथ रखकर अपनी धीमी आवाज में बोलता है। उसके कानों में कुछ बोलता है और कृति को अंदर भेज देता है और खुद भी डेविल स्माइल के साथ आगे बढ़ जाता है। नैना के रूम में कृति अंदर जाकर रूम लॉक करती है और उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन कृति रोने में इतनी खोई हुई थी कि वो उसके कंधे पर हाथ रखती है। नैना चौंक कर पीछे पलटती है और कृति को अपने पास देखकर वो उसके ऊपर लपक जाती है और उसको टाइट हग किए ही उसके सीने से लगे जोर जोर से रोने लगती है। रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से आवाज बाहर नहीं जा रही थी। कृति उसको रोने देती है। काफी वक्त बाद ही नैना चुप होती है। कृति अंडस्को, अब बता क्या हुआ और इतना क्यों रो रही थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। और तेरा और आरित का क्या मैटर है जो तू होली के दिन उस लड़की को जो मुंह में आ रहा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। वही बोल रही थी। कृति एक ही सांस में अपना सारे सवाल बुलेट की स्पीड से दाग देती है। वही नैना का चेहरा लाल हो जाता है। होली का नाम सुनकर नैना कृति को सारी बात बताती है और ये भी क्यों, ऐसे क्या हुआ था। कृति उसको काम कर बोलती है, तू क्या मत सोच, और वैसे भी आज हब्बी के कुछ खास गेस्ट आ रहे हैं तो तू तैयार हो जा। और हाँ, तेरे लिए एक सरप्राइज है, हब्बी ने बोला है तो तुम तैयार हो जाओ। बोलकर वो भाग जाती है और उसी दुगनी स्पीड से एक बार फिर से उसके रूम में आ धमकी थी। कृति उसको एक पेपर बैग देती है और चेंज करने को बोलती है। नैना का नाम नहीं था, लेकिन वो कृति का चेहरा देखकर उसकी खुशी देख कर वो मना नहीं कर पाए और बाथरूम में जाकर चेंज कराई। ठीक वो जैसे ही बाहर आए उसका मुंह बना हुआ था और बने भी क्यों ना कृति ने उसको साड़ी जो पहनने को दिया था, उसने ब्लाउज और पेटीकोट पहनकर बाहर आई थी। कृति उसको देखकर स्माइल करती है और फिर उसको रेडी करने लगते है। जो साड़ी स्काई प्लेन ब्लू कलर की साड़ी थी जिसपे हैवी वर्क बॉर्डर था। उसके ब्लाउज ऑफ शोल्डर और बैकलेस थी जो नैना की गोरी स्किन पर और भी ज्यादा फब रही थी। उसने उसके गले में एक वाइट डायमंड की सेट था, कानी में ईयरिंग था, हाथों में मेटल की मल्टी कलर की चूड़ियां थी, पैरों में पायल थी, आंखों में काजल कर का पहरा था, होठों पर डार्क सेट की लिपस्टिक थी और माथे पर एक स्टोन वाइट की छोटी सी बिंदी थी। नैना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कृति उसके जब तैयार करके देखती है तो उसके मुंह से अपने आप एक ही आवाज मिलती है, वाओ डॉट डॉट यू आर सो हॉट बेबी गर्ल। उसकी बात सुनकर नैना शर्मा जाती है और वो भी अपने रूम में चली जाती है। तैयार होने के लिए वो जल्दी से तैयार होती है। उसके आज एक प्लेन ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो तैयार होकर सबको देखने जाती है क्योंकि आज सबके कमरे में उसने साड़ी भिजवाई थी पहनने के लिए। वो सबसे पहले जाकर ईशा के रूम में देखती है जहाँ पर ईशा ने साड़ी को पहना था, या साड़ी ने, उसको ये कह पाना बहुत मुश्किल था। जैसे ही ईशा कृति को देखती है उसका चेहरा खिल जाता है और वो एकदम खुश होकर बोलती है जैसे उसने कोई जंग जीत लिया हो, भाभी माँ देखो मैंने साड़ी पहन ली। बोलकर वो डे से ही आगे बढ़ने को होती है।
वो गिराने लगती है, लेकिन वक्त रहते ही कृति उसको संभाल लेती है। वो उसको रेडी कर लिप्सा के कमरे में जाती है तो उसने पहले ही साड़ी पहन लिया था और वो भी प्रियंका चोपड़ा स्टाइल में, जिसमें वो हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। सभी लड़के पहले से ही हॉल में बैठे थे। अभी शाम के 7 बज रहे थे और वो लोग आपस में ही बातें कर रहे थे। वही ईशान आज कपूर पैलेस में ही था। सीनान, अंश, आरित और काव्यांश बैठे बातें कर रहे थे। सीनान सीढ़ियों की तरफ मुंह करके बैठा था और वो कुछ बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज वक्त के साथ धीरे हो चुकी थी और वो अपना मुंह खोले आंखें फाड़ कर सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। वही उसको यूं चुप हो जाने से तीनों ही उसको तरफ देखते हैं और उसको एक दिशा में देखता पाकर वो भी उस दिशा में देखने लगते हैं। उन तीनों का हाल भी सना के जैसे हो चुका था। सभी का मुंह खुला का खुला था। सब लड़कियां चलकर उसके पास आए और उनको इस तरह से खुद को देखता कर उनके चेहरे पर एक जंग जीत लेने वाली स्माइल आ गई थी। अरे आप लोग मुंह क्यों खोल रखा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर मक्खी घुस गई तो? कृति अपनी हंसी दबाते हुए बोलती है। अभी कोई जवाब देता उससे पहले ही डोरबेल की आवाज सुनाई देती है और सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। कुछ देर में उसके सामने एक लड़की और एक लड़का खड़े थे और कृति और काव्यांश जाकर उनके गले मिलते हैं और सबसे उनका इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोलता है, इनसे मिलो, ये है आरंभ, मेरा दोस्त और मेरा बिजनेस पार्टनर, और ये है प्रथा, ये भी मेरी दोस्त है और आज ये किसी खास रीजन से आए हैं। अपनी बात सुनकर प्रथा और आरंभ सब से मिलते हैं और सब लिविंग रूम में आकर बैठ चुके थे। यू आर सो हॉट बेबी गर्ल, आरंभ अपनी एक आई विंक करते हुए नैना से बोलता है। वही अंश की मुट्ठी बन चुकी थी और वो डे से ही कुछ बोलने को हुआ कि तभी काव्यांश उसकी नाम सिर हिला देता है। अंश उसके इशारे को समझकर चुप होकर बैठ जाता है। वही आरित, उसका चेहरा लाल हो चुका था। वो बुरी तरह आरंभ को घूर रहा था। तो कभी नैना को, जो उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान से रही थी, उसका चेहरा नैना का रेस्पॉन्स सुनकर और भी ज्यादा लाल हो चुका था गुस्से की वजह से। वही काव्यांश की बात सुनकर तो उसके तन बदन में ही आग लग चुकी थी। उसकी आंखें लाल थी, खूनी लाल। टू बी कंटिन्यूड 68। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी थी और मेरी हमेशा रहोगी। ये नैना से शादी करना चाहता है और मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है। काव्यांश अपनी कृपी स्माइल के साथ सबको देखकर बोलता है। उसकी बातों का सभी को जोर का झटका धीरे से लगा था। वही नैना अपनी आंखें बड़ी करके हैरानी से कभी काव्यांश को देखती तो कभी आरंभ को। वही आरंभ उसको देखते हुए एक दिलकश स्माइल दे रहा था, जो किसी का भी दिल धड़काने के लिए काफी था। लेकिन इस वक्त नैना का दिल आरंभ के ऊपर हाथ साफ करने का कर रहा था। उसको इस वक्त स्माइल करते हुए आरंभ एक छछूंदर से कम नहीं लग रहा था और उस पर से उसकी वो हरकतें उसके सामने उसको चीप लग रही थी। और लगे भी क्यों ना, आरंभ उसको देख ही रहा था, गली के टपोरियों की टाइप। लेकिन वो काव्यांश की बात को काट नहीं सकती थी, जिस वजह से वो अपना सिर झुका कर बैठ जाती है। वही कोई वहां मौजूद था जिसके कानों से धुआं निकल रहा था। वो भी गुस्से में वो अपनी खूनी आंखों से कभी नैना को देखता तो कभी काव्यांश को, और लास्ट में वो बुरी तरह से एक आरंभ को घूर रहा था। क्या हमारी साली साहिबा को कोई एतराज है इस रिश्ते को? अगर कोई एतराज है तो अभी बता दो, और आरंभ की गारंटी मैं खुद लेता हूँ, वो सारी जिंदगी तुमको खुश रखेगा। काव्यांश अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोलता है। नैना उसको बात ध्यान से सुनती है। उसके चेहरे पर सिकन आ गई थी और वो अपनी नजरें उठाकर आरित को देखता है, जो बैठा हुआ था। उसका चेहरा और आंखें लाल थी। वो एक झूठी स्माइल अपने चेहरे पर लाकर आरित के चेहरे पर अपनी नजरें टिकाए हुए बोलती है, आपने पसंद किया है तो सही ही होगा जीजू, और वैसे भी लाइफ में हर वो चीज नहीं मिलती जिसकी हम तमन्ना करते हैं। कई बार वो चीज हमारी एक गलती की वजह से हमसे बहुत दूर हो जाती है, जो दोबारा हमारे किस्मत में नहीं आती है। इसलिए हम इस रिश्ते के लिए तैयार है। नैना अपनी बात बोलकर एक दर्द भरी स्माइल करती है। उसकी आवाज में दर्द था, जो वहां पर मौजूद सब लोग समझ रहे थे। वही अरित उसकी हाँ सुनकर वो आरंभ और नैना को और भी ज्यादा बुरी तरह घूरने लगता है। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुआ था कि काव्यांश की बात सुनकर उसका सब्र का बांध टूट चुका था और वो अपनी डेविल पर्सनालिटी में आ चुका था। तो फिर ठीक है, आज ही तुम दोनों की सगाई होगी। वाइफी, जाकर वो रिंग ले आओ। काव्यांश की बात सुनकर कृति तुरंत एक सर्वेंट को बोलकर वो उसको अपने रूम में भेजकर एक थाल रखा था
उसको मंगावाती है। वो सर्वेंट चुपचाप चली जाती है और अब हॉल में सब चुपचाप बैठे थे और सबके सब अपनी तिरछी नजरों से आरित को देख रहे थे, जिसका मुंह लाल मुंह वाले बंदर जैसा हो चुका था। सब लोग अपना मुंह दबा कर हंस रहे थे। तभी सीनान को एक शरारत सूझी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी, मतलब एक शरारती स्माइल मुस्कान आ गई थी। आरित भाई, क्यों ना आप भी एक पार्टनर ढूंढ लो, वरना फिर आपको भाई के बच्चे मेरे अच्छे और ईशू के बच्चे बड़े पापा और चाचू बोलेंगे और फिर मेरी क्यूट सी नैनू के बच्चे आपको मामा बोलने। सीनान अपनी एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आरित से बोलता है और वही आरित उसकी बातों का ऐसा असर हुआ कि उसके सामने एक चलचित्र चलने लगा जिसने दो प्यारे प्यारे बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का, जो बिल्कुल नैना की तरह थे क्यूट। उनके देखकर आरित के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो उनको प्यार से बुलाने लगता है, बेटा कम फास्ट, मैं आपका डैड हूँ। वो बच्चे भी उसके पास ही आ रहे थे, लेकिन ये क्या, वो लोग तो उसके अगल बगल से निकाल गए और नैना भी उसको इग्नोर करके निकल गई। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो दोनों बच्चे आरंभ की गोद में थी और उनके बेटे और बेटी उसके चेहरे को किस करते हुए डैडी डैडी बोल रहे थे। तभी आरंभ की नज़र उस पे पड़ती है और वो आरित को देखकर बोलता है, बेबी ये ना आपके मामा हैं, जाओ उनके पास। जैसे ही वो उसमें मुंह से अपने लिए मामा सुनता, एक जोर की चीख उसके मुंह से निकल जाती है। नहीं, वही उसके ऐसे अचानक चीखने से सबकी नज़र उसके चेहरे पर जाकर जम चुकी थी। साथ ही सब ने अपने कानों पर हाथ से ढका हुआ था। आरित ने चीखा ही इतना जोर से था कि उसके बगल में बैठा अंश खींचकर एक मुक्का उसकी पीठ पर जड़ देता है और बोलता है, अबे साले कमीने, अब कौन सी तेरी जमीन मैंने लूट ली जो तू मेरे कान फोड़ना चाहता है। लेकिन आरित का ध्यान तो उस पे था कि नहीं, उसका ध्यान तो बच्चों और नैना पर था। काव्यांश उसको इग्नोर करता है और उस मेड की तरफ देखता है जो थाल लिए खड़ी थी। वो बोलता है, उसको छोड़ो और सब खड़े हो जाओ, रिंग आ गई है, हम लोग एंगेजमेंट करते हैं। उसकी बात सुनकर आरित की कान खड़े हो गए और वो नैना की तरफ देख रहा था जिसकी आंखें नम हो चुकी थी और वो एक झूठी मुस्कुराहट के साथ वहां पर खड़ी थी। अब ये सब टॉलरेट करना आरित के बस की बात नहीं था। वो अपनी जगह से झटके से खड़ा होता है और नैना के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी पकड़ उसके हाथ पर कस चुकी थी और वो उसको आंखों में देख रहा था को आंसुओं से भीगी हुई थी और वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरित उसके हाथों पर अपनी पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत कर लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए ही बोलता है, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी थी और हमेशा मेरी रहोगी। आरित की आंखों में इस वक्त नैना के लिए बेहिसाब प्यार और एक मर मिटने वाली मोहब्बत नजर आ रही थी। नैना भी उसको आंखों में अपने लिए बेशुमार मोहब्बत देख सकती थी, वही प्यार जो उसको आंखों में पहले नजर आता था, जिसको देखने के लिए उसकी आंखें तरस गई थी। लेकिन फिर से आज उसको वही अपनापन, वह प्यार, वही मोहब्बत एक बार उसकी आंखों में नैना देख रही थी। आरित की आंखें भी नम हो चुकी थी। वो नैना से गुस्सा था, लेकिन वो इस गुस्से में उसको खो नहीं सकता था। वो नैना को किसी के साथ नहीं देख सकता था, ना ही वो उसको इमेजिन करना चाहता था। उसका दिल उसको ये करने की इजाजत नहीं दे रहा था। आरित की क्या बेहुदा हरकत है। प्रश्नवाचक चिन्ह। छोड़ो नैना का हाथ, आज उसकी सगाई है आरंभ के साथ। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। काव्यांश अपनी सख्त आवाज में बोलता है। उसकी बात सुनकर कृति जो उसके बगल में खड़ी थी, वो उसके कान में कुछ बोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बेचारी काव्यांश की लिटिल वाइफ उसके कान तक पहुंच नहीं पा रही थी। काव्यांश उसको एक नज़र देखता है और अपना सिर हिला देता है। उसको ऐसा करता देखकर कृति स्माइल करती है और अपने पंजों के बल खड़े होकर उसके कान में अपनी धीमी आवाज में बोलती है, हब्बी आप उसको क्यों परेशान कर रहे हो, वो मान रहा है। वो कुछ और बोलती कि तभी काव्यांश उसको घूर कर देखता है। उसको खुद को ऐसे घूरता पाकर कृति अपन सिर झुका लेती है। वहीं दूसरी तरफ काव्यांश की बात सुनकर आरित की पकड़ नैना की हाथों में और अधिक मजबूत हो गई था। बॉस, यहाँ पर कोई सगाई नहीं होगी और मैं नैना से प्यार करता हूँ, उससे शादी और सगाई मेरी होगी ना कि इसकी। वो एक कड़वी नज़र आरंभ पर डालकर बोलता है, तो क्या तुम नैना के लिए मेरी बात काट सकते हो। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। काव्यांश अपनी कोल्ड आवाज में बोलता है। वही उसकी बात सुनकर आरित की पकड़ नैना की हाथों में ढीली हो चुकी थी। वो कुछ सोचकर फिर से अपनी पकड़ उसके हाथों पर मजबूत करता है कि उसके सामने जाकर बोलता है, अगर आप
मुझे नैना से शादी नहीं करना देना चाहते हैं। अगर आप नैना से मुझे दूर करना चाहते हैं तो मुझे मंजूर, लेकिन एक बात आप मेरी भी सुन ले, अगर मैं नैना से शादी नहीं कर सकता हूँ तो ये भी, वो आरंभ की तरफ देखकर बोलता है, नहीं कर सकता है, और अगर किसी ने नैना को करीब आने की कोशिश करेगा तो उसकी कब्र मैं खुद अपने हाथों से खुदूंगा। अपनी बात बोलकर आरित नैना को खींचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाया है और नैना भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। वही लिविंग हॉल में जैसे आरित और नैना जाते हैं, वहां पर एक हंसी की गूंज पूरे हॉल में खनकने लगती है। सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे हंस रहे थे। तभी कृति बोलती है, हब्बी अपने देखा आरित भाई को, उनका चेहरा बंदर की तरह लाल था। बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। तभी प्रथा बोलती है, हाँ कृति तुमने देखा नहीं, वो आरंभ को कैसे देख रहे थे, जैसे कच्चा की निकल जाएंगे। हाँ, और आप लोगों ने देखा ना कैसे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड पर हक जमा रहा था। सीनान बीच में कूदते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर सब एक एक बार फिर से हंसने लगते हैं। भाई, क्या आप सब में नैनू की शादी आप आरंभ भाई से कराने वाले थे? उस हंसी और खानकती शोर के बीच सीनान की एक सीरियस आवाज पूरे लिविंग हॉल में गूंज उठती है। नहीं, काव्यांश एक वर्ड में जवाब देता है। अरित के कमरे में अरित नैना को खींचते हुए अपने रूम में लाता है और उसको बैग पर धक्का देकर डोर लॉक कर देता है और उसके सामने आकर उसके पास बैठकर शांति से बोलता है, जब बॉस ने तुमसे बोला कि तुम शादी करना चाहती हो तो तुम्हें हाँ क्यों बोला? ना नहीं बोल सकती थी नैना अंडस्को, मैं क्यों उनको ना बोलती? हाँ, मेरे पास कोई रीजन था क्या उनको ना बोलने का? बोलो, अपने कोई रास्ता छोड़ा था? आपसे बोला था ना, हो गई गलती, माफी मांग रही थी। लेकिन नहीं, पता नहीं आपने कौन सी वो ईगो थी जो मेरी माफी ही आपको दिखाई नहीं दे रही थी ना। आपको तो बस मुझे मेरी गलती बार बार याद दिलाना थी। नैना की आवाज स्लो हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रही थी। आरित उसको ऐसे देख नहीं पा रहा था। वो आगे जाकर उसके अपने सीने से लगा लेटा है और उसका सिर सहलाते हुए बोलता है, तो क्या करता? हाँ बोलो ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो तुम ही थी जो मेरे सच्चे प्यार को हवस और पता नहीं क्या क्या का नाम से रही थी। तो और क्या करता मैं? बोलो, तुम बताओ ना। तुम्हारी वजह से मेरी रातों की नींद और सुबहों का चैन सब कुछ छीन गया है और एक तुम हो जो मुझे ही दोष दिए जाती हो। आरित की बात सुनती हुए नैना उसके सीने से बाहर आती है और उसके सीने पर एक पंच मरती है और उसको बिना कुछ समझने का मौका दिए बिना ही उसके होठ पर अपने होठ रख देती है और उसके होठों को पेस्नेट होकर चूमने की कोशिश करने लगती है। उसके किस करने आता नहीं था और जो थोड़ा बहुत आता था वो आरित की मेहरबानी थी। एक छोटी सी स्माइल के साथ उसके होठों को स्माइल लिए चूमने लगता है। उनको किस करते हुए अभी 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि रूम का डोर नॉक होता है। आरित झुंझाहट में पूछता है, क्या है, कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह। सिर आपको और नैना मैडम को बॉस बुला रहे हैं, एक मेड उसको जवाब देती है। उसकी बात सुनकर आरित सिर हिला देता है और कुछ देर बाद ही दोनों हॉल में खड़े थे और आरित और नैना की एंगेजमेंट हो रही थी। आरित एक जंग जीत लेने वाली स्माइल आरंभ को पास करता है। उसके बदले में आरंभ इसके सिर पर बम फोड़ता है। ज्यादा मुझे जलन की कोशिश मत करो क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, और पराठा की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, और वो है मेरी वाइफ मिसेज प्रथा। आरंभ कपूर समझे। अब शौक लगने की बारी आरित की थी। सब लोग हाँ में सिर हिलाते हैं और कृति सबको बताती है कि क्या हुआ था। जब वो घर में आए तो नैना को रोते देखा। उसके बाद जो हुआ वो सब काव्यांश का प्लान था। सब हंसी खुशी खाना खाते हैं और फिर आरंभ और प्रथा अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वही बाकी सब भी ओमी अपनी रूम में सोने चले जाते हैं। 69 नैना का दर्द भरा पास्ट। नैन्सिका सिंह राजपूत। अगली सुबह आरित का रूम। नैना आरित के ऊपर मस्त फेल कर सोई हुई थी। उसको देखकर पता चल रहा था कि बेचारी कितनी सुकून से सोई थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जिससे पता चल रहा था कि वो कुछ ख्वाब देख रही थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। इस बात से अनजान कि कुछ वक्त बाद उसका सुकून छिनने वाला है। नैना आरित को अपना बेड समझकर सोई हुई थी। उसके हाथ उसके चारों तरफ मजबूती से पकड़े हुए थे। आरित उसको ऐसे देखकर अपना सिर हिला देता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उसको देखकर ही पता चल रहा था कि उसने नैना के लिए जरूर कुछ सोचकर रखा था। उसकी नजरें नैना की पूरी बॉडी पर घूम रही थी। उसकी नजरें नैना के परफेक्ट फिगर से होते हुए उसके सीने पर अटक चुकी थी। वो उसको महसूस कर सकता था। वो अपनी इन तेज नजरों से उसको देख रहा था।
वही नैना इन सब बातों से बेखबर चुपचाप सुकून से सोई हुई थी। अरित की इंटेंस नज़र उसके होठों पर जाकर ठहर गई थी और वो आगे बढ़कर धीमे से अपने होठ उसके होठों पर चलाने लगता है। वही नैना जो सुकून से सो रही थी, ऐसे किसी के टच से वो अंदर तक सिहर चुकी थी और झटके में उसको आंखें खुल चुकी थी। उसको आंखों के समाने आरित का मैसी बालों वाला चेहरा था को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। नैना को उसको इस तरह देखकर वो अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। वो अपना थूक गटगटी है, उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसका मन आरित को अपने इतने पास देखकर उसको खाने का कर रहा था। आरित के पतले रेड लिप्स नैना को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। उसके अंदर एक गुदगुदी सी हो रही थी। उसको लग रहा था कि उसके पेट पर कई सारी बटरफ्लाई उड़ रही थी। आरित की गर्म सांसें नैना को बेचैन कर रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी पकड़ आरित के ऊपर कस चुकी थी। आरित उसको देखकर स्माइल करता है और उसके कानों के पास जाकर बोलता है, क्या बात है होने वाली पत्नी जी, आज आप बड़ा शर्मा रही है और कल हमें एक नज़र देख भी नहीं था। फिर उसके कानों के एयर लॉब को चूमते हुए उसके लॉ को काट लेता है और उसकी फिर से उसकी कानों में एक सीड्यूसिंग आवाज में बोलता है, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी माय वुड बी वाइफ। अपनी बातें खत्म करके उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और वो आंखें ब्लिंक करते हुए नैना को देख रहा था, जो अपनी आंखों में हैरानी लिए आरित की आंखों में देख रही थी। उसकी वो बड़ी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी भाव थे जिसको लिए वो आरित की आंखों में देख रही थी। आरित उसकी आंखों में एक खालीपन देख रहा था। वो उसके माथे पर अपने होंठ रखता है और शिद्दत से उसके माथे को चूम लेता है। दूसरी तरफ कतर के एक अलीशान पोज इलाके में एक शानदार व्हाइट मार्बर का विला, जिसकी चमक और खूबसूरती देखते ही बन रही थी, और उस विला की हिफाजत में कई सारे व्हाइट ड्रेस पहने बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। वही लिविंग हॉल में वही मिडिल एज आदमी बैठा हुआ था। उसके पीछे ही उसका असिस्टेंट खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब बात थी। उस हॉल में शांति पसरी हुई थी, एक अजीब सी शांति थी वहां पर, जैसे तूफान की शांति हो। कुछ बोलना चाहते हो? वो शख्स जिसने अपने सिर सोफे पर टिका रखा था, वो अचानक से अपनी भारी आवाज में पूछता है। वही उसका असिस्टेंट जो अपनी ही उधेड़बुन में था, वो हड़बड़ा जाता है और वो जल्दी से खुद को संभाल कर बोलता है, बॉस मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने पहले उस रॉकी को मिस्टर कपूर से बचाया और छुपाया भी, और अब आपने ही उसको उसके हाथों में दे दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, आपने ऐसा क्यों किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। असिस्टेंट अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए पूछता है। उसकी बात सुनकर वो शख्स अपनी भारी आवाज में बोलता है, अगर तुम्हें ये सब समझ आता तो तुम मेरी जगह होते, ना कि मेरे असिस्टेंट। उस शख्स की ऐसे बात सुनकर असिस्टेंट और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके बॉस ने उसकी घनघोर बेइज्जती कर दी थी। वही जब असिस्टेंट को ये बात समझ आई, उसका मुंह बन गया था और वो नरगजी से उसको देख रहा था। उसको वो शख्स एक नज़र देखता है, उसके बाद अपने कमरे में चला जाता है। वो जैसे जैसे वहां से आगे बढ़ रहा था, उसके आंखों में सुकून उतर रहा था। वॉल के चारों तरफ पोस्टर लगी हुई थी, किसी में कृति थी तो किसी में उसकी मां करिता बजाज थी। कपूर विला। आरित, आपको मुझे एक बात बतानी है। आपको पता है कि मैं कौन हूँ? मैं नहीं चाहती कि आपको ये बात किसी और से पता चले, और वैसे भी माँ कहती है कि जब भी कोई रिश्ता शुरू होता है वो सच से हो, ना कि झूठ से। झूठ से शुरू हुआ रिश्ता की कोई उम्र नहीं होती है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको कुछ गलत फहमी हो और हमारे रिश्ते में कोई आंच आए। बोलकर वो अरित की आंखों में देखने लगती है। वही अरित भी उसकी आंखों में देख रहा था। वो उसी तरह बोलता है, हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी सच या कोई भी झूठ उसको तोड़ दे, लेकिन अगर तुम बताना चाहती हो तो बता सकती हो। हमारा पूरा नाम नैनिका सिंह राजपूत है और हम जोधपुर की राजकुमारी है, और अयांश सिंह राठौड़ और लिप्सिका सिंह राठौड़ हमारे भाई बहन हैं। वो दोनों ये पर हमारे लिए आए हैं। वो हमारे मामा के बच्चे हैं। ये बात तक की है, जब हम 10 साल के थे, वो हादसा हमारी जिंदगी की सबसे दर्दनाक हादसा है और हम उस दिन को कभी नहीं भूल सकते हैं, जिसकी जिम्मेदार हम हैं। फ्लैशबैक। जोधपुर महल, एक बड़ा सा महल जो बहुत ही खूबसूरत था। आज वहां पर कोई नहीं था। आज वहां और कोई पहरेदार, ना ही कोई मुलाजिम था। आज कोई भी नहीं था। सबको आज ही किसी ना किसी काम के चक्कर में कहीं जाना था। वही उस महल में एक 10 साल की बच्ची की, जिसको खिलखिलाहट पूरी महल में गूंज रही थी, और एक 30-35 साल की लेडी उसके पीछे भाग रही थी। वही वो उसके पीछे, और वो लगातार चिल्ला रही थी, लाडो रुक जाए नहीं तो गिर जाओगे। लाडो सुनो तो, आप हमारी बात क्यों नहीं मानते हैं? वो लेडी
लगातार उससे चिल्ला रही थी, लेकिन वो लड़की तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। ओहो मासा, आप तो इतने से ही थक गई। आपकी लाडो तो आपको पूरा महल में भगाने का इरादा है। वो बच्चे जो कि नैना थी, वो अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ बोलती है। उसकी माँ उसकी मीठी आवाज़ सुनकर मुस्कुराई और लपक कर उसको पकड़ लेती है और वो उसको अपनी गोद में लिए बोलती है, तो अब हमने अपनी लाडो को पकड़ लिया है, अब चलो खाना खाओ। उसको लेकर जाती है और खाना खिलाने लगती है। वही नैना की अपनी मासा की बात मानकर चुपचाप खाने लगती है। धड़ाम, हॉल से किसी सामान की गिरने की आवाज़ आती है और मासा नैना को बाहर न आने को बोलकर वो बाहर चली जाती है। बाहर हॉल में गंगा नैना की माँ आकर देखती है, जहां पर उनके पति महेंद्र सिंह राजपूत एक लड़की के साथ खड़े थे और उन्होंने शराब पी रखी थी। वो लड़की उनको संभाले हुए थी। वही महेंद्र उस लड़की के ऊपर झुके हुए थे और उनको यहाँ वहां पर चूमते हुए उस लड़की के पूरे बदन को अपने हाथों से मसल रहे थे। वही गंगा का ये सब देखकर दिल टुकड़ों में बट रहा था। हालांकि ये रोज का था, लेकिन किसी भी पत्नी को अपने पति को दूसरी औरत के साथ देखना नामुमकिन होता है, लेकिन गंगा का ये सब रोज का था। कहने को तो वो एक राजकुमारी थी और अब राजवधू थी, लेकिन एक पत्नी का दर्जा उसके नसीब में नहीं था। उसको कभी एक पत्नी का दर्जा नहीं मिला था। महेंद्र की नज़रों में वो एक जरिया था, अपनी रियासत पाने का, अपनी दौलत पाने का, बस और कुछ नहीं। वो तो बस कैसे भी करके गंगा से छुटकारा पाना चाहता था, जिस वजह से वो हर एक रोज नई लड़की के साथ महल आता था। लेकिन गंगा को अपने परिवार राठौड़ और राजपूत परिवार की आन बान और शान की चिंता थी, जिस वजह से वो हर एक चीज सहती थी। उनका हर रोज का यही थी। मासा हमेशा सहती थी, लेकिन एक रोज तो गजब हो गया था, जब मेरे खुद के बाप ने मेरी और मेरी माँ का सौदा कर दिया था। लेकिन एक रोज मेरे खुद के पिता ने मुझे ही किसी के हाथों रियासत के बदले में मेरा सौदा कर दिया और मुझे एक आदमी को बेच दिया। उन्होंने मेरे बदले एक रियासत को चुना। उनको सिर्फ एक बेटा चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ मैं हुई। उन्होंने मेरी माँ और मुझे बेच दिया था। मेरी माँ उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना दम तोड़ दिया था। उनको मासा का मरने की कोई फर्क नहीं पड़ा था, उनको सिर्फ अपनी अयासी और पैसे से मतलब था। उन्होंने मुझे तक उस आदमी के हवाले करना चाहते थे, लेकिन वक्त रहते नाना साहब ने मामा जी को वहां भेज दिया और उसके बाद मामा जी मुझे अपने साथ उदयपुर ले आए और उनको जेल भिजवा दिया था। लेकिन वो नहीं सुधरे, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश जारी रखी थी। उनका कहना था कि उनका का जो हाल हुआ था उनकी जिम्मेदार मैं थी और मेरी वजह से सबकी जान को खतरा था, जिस वजह से मैं सब कुछ छोड़कर अपनी पहचान बदलकर पिछले 10 सालों तक यहाँ से वहाँ छुपकर रह रही हूँ। फ्लैशबैक एंड नैना ये सब बोलते हुए कांप रही थी। उसने जो बताया था, उसने अपनी आंखों से देखा था, जो अब तक उसके दिल में एक खौफ पैदा कर गया था, क्योंकि उसको आज भी वो पल अच्छे से याद थे और किसी रील की तरह उसके जहां में ताज़ा हो चुकी थी। आरित उसको खींचकर अपने सीने से लगा लेता है, वही नैना उसको पकड़कर बिलक बिलक कर रोने लगती है। आज कितने साल बाद उसके दिल का दर्द कल हुआ था। उसने जो अपने दिल में एक दर्द छुपा रखा था, आज वो सब बाहर निकलकर उसको हल्का पहुंचा रहा था। डाइनिंग टेबल, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और सब बैठे हुए थे। तभी नैना सबको देखती हुई सबसे बोलती है, हमें आप लोगों से मुझे एक बात बतानी है। बोल कर वो अपनी पहचान और जो भी उसके साथ हुआ था सब बता दिया था। सब उसकी बात सुनकर सभी की आंखें नम थी। कृति ने उसको टाइट हक किया हुआ था। कुछ वक्त बाद सब अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और नैना अंश की तरफ देखते हुए बोलती है, भाई साहब हमें माफ़ कर दीजिए और हम आपसे वादा करते हैं कि हम एग्जाम के बाद आपके साथ वापस चलेंगे और अपना हक वापस लेंगे। उसकी बात सुनकर अंश बोलता है, हम आपके फैसले से बहुत ही ज़्यादा खुश है प्रिंसेस, और हम ये सुनकर खुश है कि आप आगे बढ़ रही है। कुछ वक्त बाद ही सब अपने वक्त के लिए चली जाती है। आज कृति काव्यांश के साथ उसके ऑफिस जा रही थी। उसके दिल को बहुत ही बेचैनी हो रही थी और इसका दिल घबरा रहा था। उसको अपने कांड याद आ रहे थे जो उसने कुछ वक्त पहले की थी। उसको अब डर लग रहा था, और लगे भी क्यों ना, बेचारी वो लड़की बेहोश जो हो चुकी थी। 70 रोमांस की आग, आंटी तो बड़ी वाली रोमांस की भूख ही निकली कार में। माई लिटिल वाइफी व्हाट हैपन। काव्यांश कृति को यूं अपने नाखून चबाते देखकर बोलता है, वही कृति जो उस लड़की का हाल किया था। अब वो उसके बारे में ही सोच रही थी। उसको अब उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। उसने उस दिन गुस्से और जलन में उसके ऊपर हाथ साफ कर दिया था।
उसको नहीं पता था वो लड़की एक नाजुक कली होगी जो उसको वो इतना सा भी सह नहीं पाएगी और वो बेहोश हो जाएगी। काव्यांश जो उसके बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देख रहा था और उसको अंदाजा हो चुका था कि वो क्या सोच रही थी, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है जो शरारत से भरी हुई थी। माय लिटिल वाइफी, अब पछताए होत काय। जब चिड़िया चुप गई खेत, काव्यांश उसको इनडायरेक्टली कहता है, लेकिन कृति तो अपने ने ही ढूंढनी थी। उसको कुछ समझ नहीं आया था। तभी कृति देखती है कि कार ऑफिस की तरफ ना जाकर दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ रही है, तो वो काव्यांश को सवालिया नजरों से देखने लगती है और उसके सवालों को समझते हुए काव्यांश उसको जवाब देता है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं वाइफी। काव्यांश एक लाइन में उसको अंसार करता है। वही कृति पहले तो सकपका जाती है, उसके बाद पता नहीं क्या उसके मन में आता है। वो काव्यांश के गोद में चढ़ जाती है और उसके कॉलर को अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए बोलती है, आप उस चुड़ैल के पास नहीं जाएंगे और ना ही उनसे मिलने की जरूरत है, और वैसे भी उनको चोट हमारी वजह से आई है, ना तो हम उनसे मिल लेंगे और उनको कैंपेंसेट कर देंगे। कृति इस वक्त बिल्कुल किसी टिपिकल इंडियन वाइफ की तरह बिहेव कर रही थी, जैसे उसका पति किसी दूसरे औरत के चक्कर में न पड़ जाए। काव्यांश उसको स्माइल करते हुए देख रहा था और करे भी क्यों ना, उसकी वाइफ जो जेलिश जो हो रही थी वो उसके कमर पर अपनी पकड़ कसता है और उसको अपनी कुछ और करीब कर लेता है। कृति के पैर उसके कमर में बंध चुके थे, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो उसके बालों को एक लट जो कब से कृति को ग्लो को चूम रहा था उसको उसके कान के पीछे करता है और उसको चेहरे पर फूंक मार देता है। कृति अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसके बदन पर सिहरन बढ़ जाती है। कुछ वक्त बाद ही उनकी कार हॉस्पिटल के सामने आकर रुकता है और उसमें से कृति और काव्यांश बाहर आते हैं। कृति ने काव्यांश का हाथ कस के पकड़ हुआ था और उससे चिपकी हुई थी। काव्यांश के चेहरे पर मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपनी जेलिश वाइफ को देख रहा था जो हमेशा उससे दूर जाने की बात करती है, लेकिन आज जलन में उसको होश ही नहीं था कि आज वो खुद ही उसके करीब आ रही थी। उसने उसको एक से बढ़कर एक हिदायतें दी थी। कुछ वक्त बढ़ी वो लोग निशा के वार्ड के बाहर खड़े थे। वो दोनों ही एक झटके में वार्ड का डोर ओपन करके अंदर रूम में जाती है और अंदर का नजारा देखकर उन दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है। कृति ने काव्यांश की आंखों को पर अपनी हथेली रख लो थी, वही काव्यांश तुरंत उसको लेकर पलट चुका था और वो उसी तरह उसको बोलता है, ओह मिस निशा, हम दोनों गलत वक्त पर आ गए, यू एंजॉयड। बोलकर काव्यांश और कृति वहां से निकाल चुके था। वही वार्ड के अंदर निशा एक वार्ड बॉय के साथ अपनी किस में बिजी थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, जिसको देखकर साफ पता चल रहा था उनके बीच क्या हुआ होगा। निशा अभी तक सदमे में थी, वो गुस्से में थी और वो उसको गुस्से में झटक देती है। आज उसको उसका काव्यांश का पाने का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था। आज उसको अपने हाथों से उसका सब कुछ छूटता हुआ महसूस हो रहा था। वही वो वर्ड बॉय था। वो चुपचाप चला जाता है, उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी और वो अपने मन में बोलता है, जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया था अब वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। अब तुम क्या करेगी माय स्वीट हार्ट। वही दारू तरफ कार में कृति का हंस हंस के बुरा हाल था, उसका चेहरा तक लाल हो चुका था। कार का पार्टीशन ऑन था। कृति हंसते हुए ही बोलती है, अपने देखा ना हब्बी अपनी उस आंटी को जो आपके ऊपर चांस मार रही थी और अब अपनी नींद पूरी करने के लिए वो एक वार्ड बॉय को इस्तेमाल कर रही थी। आंटी तो बड़ी वाली रोमांस की भूखी निकली। बोल और वो को कुछ वक्त पहले हंस रही थी और अब वो सीरियस हो चुकी थी और वही काव्यांश भी उसको बातें समझ रहा था। कॉलेज में लिप्सा और सीनान अपने क्लास में थे और ईशा और ईशान भी अपने डिपार्टमेंट में थी। वही अंश जो एक लड़की के साथ वहीं से गुजर रहा था। दूर खड़ी ईशा की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है और वो एक डेविल स्माइल करती है उनके पास जाती है। इस वक्त उस कॉरिडोर में चल रही थी जिसमें गिनी चुनी लोग ही थे। ईशा अपने बैग से कुछ निकलती है और उसको आगे चल रहे अंश और उस लड़की के सामने फेंक देती है। अंश और उस लड़का का ध्यान अपनी बातों में था। वो दोनों ही लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन वक्त रहते ही वो लड़की संभल जाती है, लेकिन अंश अपने आप को संभाल नहीं पता है और वो पीछे की तरफ गिरने लगता है। वही उसके पीछे खड़ी ईशा की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि अंश के ठीक पीछे ही वो खड़ी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो कुछ और सोचती क्या समझती। अंश उसको लेकर नीचे गिरा हुआ था और उस खाली एका दुका स्टूडेंट
की नज़रों उस चीख की वजह से अंश और ईशा पर थी, जो अपनी कमर पकड़े दर्द से कराह रहे थे। अरित और नैना आज मरीन ड्राइव पर थे। आज उसने छुट्टी लिया था, या बोलो कृति ने दिया था, और वो आज नैना को लेकर आया था। वो दोनों मरीन ड्राइव के पीछे एक बड़े से पत्थर पर बैठे हुए थे। आस-पास कोई नहीं था, सिर्फ वो दोनों थे और पानी का शोर था। नैना अरित की बाहों में बैठी हुई थी, उसकी पीठ उसके सीने से लगी हुई थी, उसके हाथ उसके हाथों ने कैद थे और वो दोनों खामोशी से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। उनके चेहरे एक दूसरे को पाकर खुशी से खिला हुआ था। उनके चेहरे पर आज एक अलग ही नर नजर आ रहा था। उनके दिल जो खाली था, अब वो एक दूसरे के प्यार से भर गया था और बस मोहब्बत ही मोहब्बत थी। तुम खुश हो ना? अरित अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोलता है। हाँ, नैना एक वर्ड में जवाब देती है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अरित अपनी उसी सॉफ्ट टोन में बोलता है। उसकी बात सुनकर नैना के माइंड में कुछ हिट करता है और उसकी तरफ घूम जाती है। उसके पैर उसके कमर की चारों तरफ लिपटी हुई थी और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसको घूर घूर कर देख रही थी। खुद को आय से देखता पाकर अरित अपनी आईब्रो उचका देता है, जैसे पूछ रहा हो क्या हुआ। उसकी इशारेबाजी समझकर नैना पहले अपने आप को शांत करती है, उसके बाद उसको बोलती है, वो लड़की कौन है जो उस दिन आपसे कैफे में मिली थी और फिर होली के दिन मिली थी? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अरित उसको घूर कर देखता है और बोलता है, तुम मेरी जासूसी करवा रही हो उसकी बातों का? नैना तुनक कर जवाब देती है, नहीं तो वो तो मैं उस दिन अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, जिस वजह से मैंने आपको और उस लड़की को साथ देखा था। और अब आप लोग अपनी बात पलते नहीं, चुपचाप बताए वो कौन थी? अरित उसको इस तरह से बिहेव करते देखकर उसको बोलता है, क्यों तुम्हें जलन हो रही है? उसकी बात सुनकर नैना बोलती है, नहीं तो भला मुझे क्यों जलन होगी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। बोलकर वो मुंह बनाने लगती है। अरित उसके ऊपर अपनी पकड़ कसते हुए बोलता है, नैना तुम अभी मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, वक्त आने पर तुम मुझे और मेरे बारे और मुझसे जुड़े लोगों के बारे में सब जान जाओगी। और रही बात उसकी, तो वो मेरे लिए बहुत ही खास है। तुम मेरी धड़कन हो तो वो मेरा दिल है। तुम्हें कुछ दिन बाद उसके बारे में पता चल जाएगा। तुम बस अभी किसी पर ध्यान मत दो, मुझ में दो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अरित अपनी उसी सॉफ्ट टोन में बोलता है। उसकी बात सुनकर नैना के माइंड में कुछ हिट करता है और उसकी तरफ घूम जाती है। उसके पैर उसके कमर की चारों तरफ लिपटी हुई थी और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसको घूर घूर कर देख रही थी। खुद को आय से देखता पाकर अरित अपनी आईब्रो उचका देता है, जैसे पूछ रहा हो क्या हुआ। उसकी इशारेबाजी समझकर नैना पहले अपने आप को शांत करती है, उसके बाद उसको बोलती है, वो लड़की कौन है जो उस दिन आपसे कैफे में मिली थी और फिर होली के दिन मिली थी? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अरित उसको घूर कर देखता है और बोलता है, तुम मेरी जासूसी करवा रही हो उसकी बातों का? नैना तुनक कर जवाब देती है, नहीं तो वो तो मैं उस दिन अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, जिस वजह से मैंने आपको और उस लड़की को साथ देखा था। और अब आप लोग अपनी बात पलते नहीं, चुपचाप बताए वो कौन थी? वो शरारत से उसकी आंखों में देखने लगता है। नैना भी उसके आंखों में ही देख रही थी। दोनों के होठ एक दूसरे से जुड़ चुके थे और दोनों ही सिदात से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कपूर एम्पायर में यहाँ का माहौल ही गर्म था। केबिन के सीक्रेट रूम में रोमांस की आग लगी हुई थी। कृति और काव्यांश की होठ के बीच गुत्थम मचा हुआ था और वो एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रही थी। निशा का रोमांस देखकर ही दोनों के अंदर रोमांस की आग लग चुकी थी और अब वो दोनों ही एक दूसरे और अपने प्यार लूटा रहा था। कृति और काव्यांश दोनों ही पूरे मदहोश हो चुके थे और वो अपनी बढ़ती हुई सांसों के साथ एक दूसरे को चूम रहे थे। कुछ वक्त में ही उनके कपड़े फर्श पर पड़े थे और उन दोनों की सांसें की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी।